इंडिया को अभी सबसे ज्यादा मेजर थ्रेट कहाँ से है? हमारे पास दोनों साइड में अनसेटल्ड बॉर्डर्स हैं, है ना। हम रिजॉल्व नहीं कर पाए अपने बॉर्डर्स। कश्मीर का मसला आपको पता ही है। कश्मीर हो सकता है रिजॉल्व, आपको लगता है? 100%। अगर शायद पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होती हमारी तरह तो शायद रिजॉल्व हो जाता ही है। ये भी एक बड़ा इशू है कि हम पाकिस्तान में बात करें तो किससे करें, बिकॉज वहां पर इंडिया की तरफ जो पॉलिसी है पाकिस्तान आर्मी डिसाइड करती है। 80 साल से लाइन ऑफ कंट्रोल पे बैठे हैं। व्हाट हैव वी अचीव, हाउ मच ऑफ मनी वी वुड हैव स्पेंट। हमने नई पार्लियामेंट बनाई, मेरे को लगता है 27,000 करोड़ रुपया तो बॉल्क फिगर अखबार में जो आता है ये विस्टा विला बनाने में। 27,000 करोड़ रुपए में दिल्ली का पोल्यूशन ठीक हो जाता है। ये क्या जरूरत थी बनाने की? कहाँ पे खराबी हो रही है? खराबी एजुकेशन ही है सिर्फ? नो। इंडिया से भी चाइना और पाकिस्तान को कोई थ्रेट है? इंडिया से किसी को कोई थ्रेट हो ही नहीं सकता है। और चाइना इज नाउ वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेवी। पाकिस्तान से क्या अभी भी थ्रेट है? पाकिस्तान सिर्फ कश्मीर के मुद्दे को जीवित रखने के लिए, दैट इज द ओनली थ्रेट। पाकिस्तान इज एंटी इंडिया हेट। व्हाट अबाउट बांग्लादेश? देखो, बांग्लादेश से हमें कोई थ्रेट नहीं है, अभी तो नहीं है कम से कम। लेकिन जब शेख हसीना आई यहाँ पे तो उस टाइम पे हमसे बड़ी गलतियां हुई। पिछला इलेक्शन जो शेख हसीना ने से जीता पूरा का पूरा फिक्स था। व्हाट डू यू थिंक इज द इक्वेशन बिटवीन बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान? क्या उसकी वजह से इंडिया पे कुछ इम्पैक्ट आता है? आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते रहें। एंड जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने अच्छे गेस्ट को हम आप तक लेके आ पाएंगे। एंड सब्सक्राइब करना भाई एकदम फ्री है और सिर्फ 1 ही सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, तो मैं वेट कर रहा हूँ, पहले आप सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड एन्जॉय द पॉडकास्ट। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को अभी सबसे ज़्यादा मेजर थ्रेट कहाँ से है, एक एक करके हम उस पर बात करना चाहेंगे। सबसे बड़ा थ्रेट आपको क्या लगता है नेबरिंग जगह पे इंडिया सबसे ज़्यादा थ्रेट कहाँ से फेस करता है? अगर भारत के थ्रेट्स की अगर हम बात करें तो वी हैव मल्टीपल थ्रेट्स। जो अंदर के थ्रेट्स हैं उन पे हम बाद में आएंगे। एक्सटर्नल थ्रेट्स की बात करो तो आपको पता ही है कि हमारे पास दोनों साइड में अनसेटल्ड बॉर्डर्स हैं, है ना। हम रिजॉल्व नहीं कर पाए अपने बॉर्डर्स। कश्मीर का मसला आपको पता ही है। इंटरनेशनल बाउंड्री तो ठीक है, IB है, बट लाइन ऑफ कंट्रोल वो हम 1948 से जो है आई बॉल टू आई बॉल, नो वॉर नो पीस, NWNP में बैठे हुए मोर्चों में, जो ऐसा शायद दुनिया में कहीं और है नहीं। तो एक वो है इशू। एंड जब जैसे ही हम लाइन ऑफ कंट्रोल से हम सियाचिन के एरिया में आते हैं, सियाचिन एक अपने आप में अलग ही युद्ध क्षेत्र है जहाँ हमने बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज दिया था 1984 में पाकिस्तान को, वो हमने ऑक्यूपाई किया हुआ है। और जब हम वहाँ से नीचे उतरना शुरू करते हैं शख्सगाम वैली की तरफ और ईस्टर्न लद्दाख की तरफ, तो फिर आपको पता ही है गलवान में क्या हुआ था 5 साल पहले, और फिर राइट अप टू अरुणाचल प्रदेश, वो पूरा का पूरा बॉर्डर जो है उसको LAC कहते हैं, इसको LC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। तो वहाँ पर भी ढोकलम हो या अरुणाचल का मुद्दा हो या इधर गलवान में है या डेमचौक का है या जो है डेप्सांग प्लेन्स का मामला है, तो ये एरियाज़ हैं हमारे बॉर्डर्स सेटल्ड नहीं है। तो वी हैव इनमिकल कहते हैं हम फौज में एनिमीज, और वो दोनों आपस में एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, चाइना और पाकिस्तान। और उनके बारे में कहा जाता है इनमिकल एनिमीज, दोनों तरफ हमारे, जो हमको लाइक नहीं करते दोनों। बट उनकी रिलेशनशिप इज हायर देन माउंटेन्स, डीपर देन ओशियंस एंड स्वीटर देन हनी। वाओ। ये डिफाइन करता है पाकिस्तान चाइना की रिलेशनशिप को। तो ये है, आप पूरा भारत का, आप जम्मू से LC स्टार्ट होती है और नॉर्थ ईस्ट तक, तो 4,000 किलोमीटर, कुछ 5,000 किलोमीटर की मोटे तौर पे एक लाइन है जहाँ पर कि हम जो है मोर्चों में डटे हुए हैं। कभी भी कहीं पर भी कुछ हो सकता है। ये नहीं कि शांति है आज तो, बट कब कहाँ हो जाए। 99 में हमें कभी सोचा नहीं था कारगिल हुआ है ना, कभी भी कुछ फ्लेयर अप हो सकता है। तो ये एक लैंड बॉर्डर का थ्रेट है। फिर अगर आप सीज में आओ, हम लोग जो नॉर्थ इंडिया बेस्ड होते हैं, हमें या फौज में होते हैं, हम कभी समुद्र की तरफ देखते नहीं है। बट एक्चुअली अगर भारत को देखना है तो उल्टा नक्शा करके देखना चाहिए इंडिया को। फिर आपको पता चलेगा वी आर द बिगेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड, वी हैव एन ओशन नेम्ड आफ्टर अस, वी हैव एन अरेबियन सी एंड वेस्ट बंगाल, और हमारी फार फ्लंग टेरिटरीज है, एकदम लक्षद्वीप वगैरह है जो मालदीव्स के साथ टच करने को है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स है जो ऑलमोस्ट आपके इंडोनेशिया को टच करने वाले हैं। तो ये भी हमारी टेरिटरीज है। सो एक्चुअली हमारी प्रेजेंस देयर इज अ ह्यूज ओशन आउट देयर जहाँ पर ट्रेड पूरी होती है, टेररिज्म भी, नार्को टेररिज्म भी है। कल को US चाइना की इंडो पैसिफिक में अगर जॉस्लिंग फॉर स्पेस है, चाइना का अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेके हमारी तो वो भी एक बहुत बड़ा समुद्र है जिसके लिए कि हम हमेशा कहते हैं हमें ब्लू वाटर नेवी चाहिए। या तो थ्रेट हमारे को लैंड बॉर्डर से भी है और जो है सी से भी है। उसके अलावा नार्को टेररिज्म है, ड्रग्स है और आइडियोलॉजिकल है
और जो हमारे अंदर गरीबी है, गुर्बत है, भूखमरी है, पॉलिटिक्स है, वो अलग है, वो अलग है। तो दिस इज हाउ आई सी हाँ। इंडिया एट दिस मोमेंट। और कौन कौन से ऐसे थ्रेट्स हैं एक्सटर्नल जिनकी अपने बात हाँ, की, जिसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं और जो ऐसा लगता है कि रिजॉल्व हो ही नहीं गए कभी भी? नहीं, रिजॉल्व तो सब हो सकते हैं, कश्मीर हो सकता है रिजॉल्व, आपको लगता है? 100% सब कुछ रिजॉल्व हो सकता है। कैसे हो ऐसी ऐसी कोई चीज़ नहीं है मैं मानता कि जो रिजॉल्व नहीं हो सकती, अगर अगर बैठ के बात करें। लेकिन यह है कि कई बार मौके मिले। एक बार तो मुशर्रफ के टाइम पे, एक बार मुझे याद है ज़ियाउल हक ने के टाइम पे एक प्रपोजल आया था 20 years नो वॉर पैक्ट, कि 20 साल हम साइन कर ले एग्रीमेंट कि एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, वी पुल बैक आर फोर्सेज एंड वी कॉन्सेंट्रेट गरीबी पे, भूखमरी पे, एजुकेशन पे, इस पे ध्यान दें। बट उसको ट्रैक्शन नहीं मिला ज़्यादा। मुशर्रफ के टाइम भी एक बार बहुत स्ट्रांगली आगरा समिट जो फेल हो गई, उसमें ये ऑलमोस्ट डन डील थी कि हम एक एग्रीमेंट साइन कर लेंगे किसी तरीके से कश्मीर को लेके पाकिस्तान के साथ नॉन इंटरफेरेंस, एंड कहीं ना कहीं ये बात भी थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल को आईबी में कन्वर्ट कर सकते हैं गिव एंड टेक करके, और पीसफुली रिजॉल्व करके भाई तुम अपना हिस्सा रखो, हम अपना रखें, और कॉन्सेंट्रेट करें इनवर्ड्स दोनों देश, क्योंकि दोनों की हालत आपको पता ही है। करेक्ट। बट वो भी नहीं हुआ। सो बट आई ऑलवेज फील कि जो है होप सम जनरेशन विल सॉल्व दिस, बिकॉज अगर मुद्दे नहीं सॉल्व करेंगे ना नितिन, हमारे जैसे गरीब देश की बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा कैपिटल इस चीज़ में हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि विच इज़ वेस्ट इन अ वे इन लॉन्ग रन। अब 80 साल से लाइन ऑफ कंट्रोल पे बैठे हैं, 78 ईयर्स हो गए, व्हाट हैव वी अचीव, हाउ मच ऑफ मनी वी वुड हैव स्पेंट अगर हम कोई एग्रीमेंट कर सकते और पीसफुल, अगर बट अभी है नहीं हालत। बट एग्रीमेंट का विश्वास करना भी तो मुश्किल है ना, पाकिस्तानी का अगर बिहेवियर देखा जाए पुराना। तो वही इश्यूज है, ट्रस्ट डेफिसिट है। हाँ। पाकिस्तान मिलिट्री का अपना रोल बहुत बड़ा इसमें। अगर शायद पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होती हमारी तरह तो शायद रिजॉल्व हो जाता ही है। ये भी एक बड़ा इशू है कि हम पाकिस्तान में बात करें तो किससे करें, बिकॉज वहाँ पर पॉलिटिशियन, फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की तरफ जो पॉलिसी है पाकिस्तान आर्मी डिसाइड करती है। करेक्ट। नहीं तो मियाँ नवाज शरीफ ने भी कोशिश करी, भुट्टो ने भी कोशिश करी, सबने कोशिश करी कि जो है ट्रेड और ये सब चले, यू नो, बट वो तो उसका पाकिस्तान मिलिट्री का वी विल सी व्हाट वी कैन डू। अब तो कोई मौका है नहीं पीस नेगोशिएशन करने, बट समटाइम्स इन फ्यूचर देयर विल बी अ केस, क्योंकि हम एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही गानों में डांस करते हैं, ठीक है, एक ही तरह के सीरियल देखते हैं। हाँ। भाषा, खाना पीना, रहना सहना सब एक है, और दोनों तरफ गरीबी भी एक जैसी है, दोनों का गरीब एक जैसा ही है, मिडिल क्लास एक जैसा है। सो सम डे आई एम ऑलवेज होपफुल, क्योंकि हम तो इटरनल ऑप्टिमिस्ट है कि वी विल रिजॉल्व। चाइना के साथ वी आर रिजॉल्विंग, देयर इज थॉ इन आवर रिलेशनशिप विद चाइना। प्राइम मिनिस्टर गए चाइना अभी, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी काफ़ी हद तक हमने जो है डिसएंगेजमेंट कर ली है वहाँ पे चाइना के साथ। तो चाइना के साथ मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी ट्रेड इतनी ज़्यादा बूमिंग है कि वी विल बी एबल टू रिजॉल्व लॉट ऑफ इश्यूज। बट बॉर्डर इशू रिजॉल्व होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो। ट्रेड इश्यूज हो सकते हैं। ट्रेड तो बूमिंग है ना, वी आर यू नो लार्जेस्ट कंज्यूमर, मतलब सबसे ज़्यादा हमारा तो ट्रेड चाइना के साथ ही है, राइट। स्पेशली इनवर्ड ट्रेड, इम्पोर्ट हम इतना करते हैं। चाइना की हमारी बहुत इंडस्ट्री चाइना के ऊपर डिपेंड करती है। बट अचानक से अब क्या हुआ कि अब एकदम से वी आर नाउ लुकिंग एट चाइना टू सॉल्व दीज इश्यूज? पहले तो नहीं था, अचानक से जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद ही ज़्यादा चाइना की तरफ देखना शुरू किया है। नहीं, ये रियलिटी तो पहले भी थी। पहले भी इवन जब हम गलवान में क्लैशेस चल रहे थे, लड़ाई हुई चाइना के साथ, तब भी ट्रेड को कोई कभी भी बैन नहीं हुआ। फ्लाइट बैन हो गई, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बैन हो गया, कुछ ऐप वगैरह बैन हुई, बट ट्रेड कभी भी बंद नहीं हुई। ट्रेड बूमिंग थी। इनफैक्ट उस साल के बाद ट्रेड और बढ़ी है, बिकॉज हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है चाइना के पास। और चाइना का तो 90% होल्ड है रेयर अर्थ मिनरल्स में, जो है रेयर अर्थ मैग्नेट्स में, सोलर में, ईवी में, 90% वर्ल्ड का सेमीकंडक्टर्स में, चिप्स में, कंप्यूटर्स में, मोबाइल फोन्स में। और हमारी बहुत सी जो हमने यहाँ लगाई हैं मल्टीनेशनल्स ने कंपनी, इंजीनियर चाइना के हैं। सो चाइना से तो हम करना ही पड़ेगा। आई थिंक इट वाज इन आवर इंटरेस्ट। एंड प्लस क्या, अगर दोनों ही तरफ दुश्मनी रखोगे तो हमारा नुकसान ही नुकसान है। तो इट्स बेटर टू ट्राई एंड हैव फ्रेंडशिप विद चाइना, ट्राई एंड बिल्ड फ्रेंडशिप विद चाइना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड पाकिस्तान को वी कैन सी लेटर। हम तो चलो दोनों से रिजॉल्व करना चाहते हैं, बट क्या वो दोनों भी चाहते हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, चाइना की तरफ से अगर आप स्टेटमेंट्स देखो उनकी लीडरशिप की, पहली बात तो ज़्यादा बोलते नहीं हैं। हाँ। जब भी बोलते हैं वो यही कहते हैं ठीक है बॉर्डर का मसला हम अलग से हल कर लेंगे, और जो है लेट अस डिस्कस ट्रेड एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, सारे कंट्रीज़ तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा हैं। सारे कंट्रीज़ हमारे नेबरहुड में, दुनिया में 100 देश हैं जिन्होंने चाइना के साथ, जहाँ चाइना की ट्रेनें चलती हैं, हाईवेज बन रहे हैं, पोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो उसमें हम नहीं हैं। बट हमारा पूरा नेबरहुड है,
चाइना तो कहता है कि देयर इज नो कंपटीशन, लेट अस ग्रो टुगेदर, एंड दिस इज एशिया सेंचुरी एंड बोथ एशियन पावर्स कैन ग्रो टुगेदर। तो चाइना से कभी भी इस टाइप की वो आती नहीं है। बट हाँ, बॉर्डर पे इश्यूज हैं। कभी कभी चाइना क्या करता है, पिन प्रिक करता है। कभी कभी अरुणाचल की जगह के नाम बदल देगा, कभी कभी आपके डिग्नेटरीज को स्टेपल वीज़ा देगा अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं। तो चाइना डज दिस सडनली अनप्रेडिक्टेबल एक्शंस, अनप्रेडिक्टेबल। बट अदरवाइज ट्रेड बूमिंग, अभी फ्लाइट्स भी स्टार्ट होने वाली हैं, शायद हो गई हैं। और हमारी जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें था कि चाइना से एफडीआई लेनी चाहिए हमारे को, और चाइनीज़ इंजीनियर्स को वीज़ा दे दो, वी नीड चाइनीज़ इंजीनियर्स हेयर। सो अगर चाइना से कैपिटल ही आनी शुरू हो जाएगी हमारी इंडस्ट्री के लिए, अगर चाइना इन्वेस्ट करना शुरू करेगा और तो देयर इज इट मेक सेंस दैट वी मस्ट इन सर्टन एरियाज, एटलीस्ट जहाँ टेक्नोलॉजिकल एज है चाइना की, तो हमें कोऑपरेट करने में कोई हार्म है नहीं। चलो हम ये बोल देते हैं कि हमें कौन कौन से थ्रेट है, ठीक है, बट क्या इंडिया से भी चाइना और पाकिस्तान को कोई थ्रेट है? इंडिया से किसी को कोई थ्रेट हो ही नहीं सकता है। हमारे पास कभी हमारी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रही नहीं, कभी हमने ऐसा हेजमनिक पावर अपने आप को देखा ही नहीं। पाकिस्तान जरूर कभी कभी ऐसी भाषा, बट वी हैव नो इंटरेस्ट इन टेकिंग एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल। बट हाँ, थोड़ा सा नेबरिंग कंट्रीज हमसे, क्योंकि हमारा साइज इतना बड़ा है और ये नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है, यू नो। ऐसे अमेरिका के साथ है उसके नेबरिंग कंट्रीज, चाइना को भी उसके नेबरिंग कंट्रीज ऐसे ही देखते हैं, हमें खा जाएगा। तो ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है। बट आई डोंट थिंक इंडिया हैज़ एनी इंटरेस्ट ऑफ ग्रैबिंग एनीबडीज लैंड या किसी में हम अटैक करके कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास अपने इतने मुद्दे हैं। वी हैव टू ग्रो, डेवलप्ड कंट्री बनना है पहले तो, विच इज़ क्वाइट हार्ड एज ऑफ नाउ। बट चाइना को क्यों ऐसा लगता है कि अगर हम ग्रो हो जाएंगे साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया बहुत बड़ा पावरफुल हो जाएगा, तो शायद चाइना अपना एक इन्फ्लुएंस खो देगा? आपको लगता है ऐसा सच है? चाइना का इन्फ्लुएंस अब बहुत अलग लेवल पे चला गया है। ये बात 8-10 साल पहले लोग कहते थे तो लगता था शायद हो जाएगा। अब तो देखो, वर्ल्ड की जितनी पावर्स हैं, अभी जर्मनी के चांसलर गए हुए हैं, कुछ दिन पहले कनाडा के थे, यूके, ईयू, ऑल बी लाइन फॉर चाइना। डेंग जियाओपिंग को देखा कहीं जाते हुए? कभी देखा उसको किसी को के गले लगते हुए किसी के पास जाते? नो, नेवर नेवर, ही हार्डली ट्रैवल्स। सब वहीं जाते हैं, सब उनके पास आते हैं, सब। ईरान और सऊदी अरेबिया की एग्रीमेंट हुई तो बीजिंग में हुई। तालिबान को सबसे पहले रिकग्नाइज नहीं किया, बट तालिबान को सपोर्ट किया जब यूएस भागा तो चाइना, ठीक है। और वर्ल्ड अफेयर्स में भी अभी चाइना इज एन एमर्जिंग पावर, टेक्नोलॉजिकल पावर तो है ही है। और चाइना इज नाउ वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेवी, एंड उन्होंने टोटली मॉडर्नाइज कर दिया अपने पीएलए आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को, प्लस उनकी इंडस्ट्री, उनकी जिस तरीके से गरीबी से लोगों को उठा रहे हैं। उनके शहर देख लो आप, शायद 20 साल पहले बीजिंग और दिल्ली का बराबर हाल था। अब बीजिंग में ट्रैफिक जैम नहीं लगते हैं, दिल्ली वहीं की वहीं है, ना पोल्यूशन है, जीरो पोल्यूशन है। सो दे आर तो ऐसा कि चाइना हमारे राइज से डरेगा या हम राइज करेंगे, वो दिन बहुत दूर है अभी। इट्स अ लॉन्ग वे हेड। अगर कुछ दिन टीवी देखना बंद कर दो और गांव देहात के चक्कर लगाओ तो आपको अपने देश की रियलिटी थोड़ी सी पता लग जाएगी। आपके हिसाब से क्या रियलिटी है देश की? रियलिटी है कि वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू एजुकेशन में। जब तक गांव का प्राइमरी स्कूल और गांव का हेल्थ सेंटर वर्ल्ड क्लास नहीं होंगे, आप कहीं नहीं पहुंच रहे। अब गांव के जोड़, आप करनाल में रहते हो, कभी एक दिन जरा निकल जाना, 10-12 गांव के चक्कर लगा के आना, गांव के स्कूल देख के आना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर देख के आना, और गांव के जोड़ और गांव की सड़कें देख के आना, फिर मुझे आके बताना कि सर गांव में कितनी तरक्की है। तो वी हैव बहुत इश्यूज हैं हमारे पास। और पॉवर्टी, वी आर स्टिल वन ऑफ द वेरी पुअर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जीडीपी टू पर कैपिटा इनकम में बहुत पीछे है। चाइना भी पीछे है, बट हम चाइना से भी बहुत पीछे हैं। तो हम लोगों को, इसलिए चाइना कभी नहीं कहता मैंने पावरफुल बनना है, मैंने ये बनना। हम लोग बातें करते हैं, कहीं हमारे साइकोलॉजिकल ये है कि हमें सुपर पावर बनना, भी कहीं नहीं बनना है। पहले हमने अपने लोगों की देखभाल करनी है, समाज में सोशल हार्मनी बिल्ड करनी है, और एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। आज एम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है? और ये एआई आने के बाद तो और हम बात कर ही रहे थे बाहर आईटी कंपनीज का क्या हाल है। यू योरसेल्फ आर वर्किंग इन आईटी, तो गवर्नमेंट कितने जॉब्स क्रिएट करेगी? गवर्नमेंट का अपना जो पे और पेंशन का बिल, उसके नीचे सरकार दबने लग गई है। फिर वेलफेयर स्कीम है, फिर इलेक्शन के टाइम पे अकाउंट में पैसे भी डालने हैं, फिर इलेक्शन भी लड़ने हैं, हजारों करोड़ रुपए के तो इलेक्शन हमारे। और करप्शन का आपको हाल पता ही है। करप्शन, पोल्यूशन में सिर्फ एयर पोल्यूशन नहीं, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। शायद इतना पोल्यूटेड कोई और कंट्री है ही नहीं वर्ल्ड में। कहाँ के सुपर पावर की बात कर रहे हो? मुझे कई बार बहुत बचकानी लगती हैं चीज़ें। पहले सोशल सिक्योरिटी बनती है, देश तब डेवलप्ड होते हैं। जो भी डेवलप्ड वर्ल्ड में कंट्रीज हैं, पहले लोग डेवलप होते हैं, फिर ऑटोमेटिकली कंट्री डेवलप्ड होता है। हम सोच रहे हैं कंट्री डेवलप्ड हो जाएगा, लोग ऐसे ही रह जाएंगे, ऐसा कैसे होगा? सो आप जाओ जरा, सेंट्रल इंडिया में जाओ आप, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाओ आप, और वेस्ट में जाओ आप,
देयर इज बहुत अभी भी है, बहुत काम करना है, अंदरूनी काम करना है देश को। तो वी शुड, मैं हमेशा कहता हूँ अगले 20 साल हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए इनवर्ड लुकिंग देश बनने की। पहले अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, है ना। बट अगर हमारे बॉर्डर्स अनसेटल्ड होंगे तो उसके लिए है फौज, वी हाँ। हैव सफिशिएंट। सिर्फ फौज से हो जाएगा? और क्या करना है अनसेटल्ड बॉडी। पॉलिसीज पॉलिसीज तो ठीक है, पॉलिसीज तो वी आर ओके, जो भी पॉलिसीज हैं। हाँ, पॉलिटिकली वी शुड हैव गुड रिलेशंस एज फार एज पॉसिबल विद आवर नेबरहुड। करनी ही पड़ेंगी हमें, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो। पाकिस्तान से नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, बट बाकी देशों के साथ तो करना पड़ेगा। हमारी क्या इमेज है हमारे नेबरहुड में। सो वो बॉर्डर्स का इतना बड़ा इशू नहीं है। मुझे एक्चुअली वीकनेस हमारे अंदर है जो कि अगेन पॉलिसी कितनी इन्वेस्ट। अभी हरियाणा में आज ही पढ़ रहा था अखबार में कि एजुकेशन पे जो बजट में एजुकेशन को अलॉटमेंट हर साल गिरता जा रहा है, क्योंकि आपने ये स्कीमों में इतना पैसा देना है, फिर सरकार ने इतना पैसा कर्ज ले रखा, उसका ब्याज देना है, देयर इज नो मनी। तो एजुकेशन पे नहीं खर्च करोगे तो तुम क्या बना लोगे? आज कोई प्रोडक्ट तो तुम्हारे पास है नहीं, एक प्रोडक्ट नहीं हमने बनाया। इतनी IITs हैं, सब कुछ है, हम सर्विस कंपनीज हैं, हम दूसरों के लिए काम कर सकते हैं, वो हम ठीक है। तो उसी में रह जाएंगे, फिर कैसे ग्रेट कंट्री बनोगे? आपकी पावर रफेल पे है, T-90 टैंक पे है, रशिया की बनी हुई शिप्स या चलो उस पे है, टेक्नोलॉजी इजराइल से ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं, सब कहते हैं ले लो ले लो ले लो। सारे कंट्री हमारे दोस्त बन रहे हैं कि भाई हमसे सामान ले लो, प्लीज सामान ले लो। उसके पावर पे, उसकी बेस पे आप पावर बनोगे। जब तक हमारा तेजस फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट नहीं बनेगा, आप कैसे सुपर पावर बन जाओगे? 1 मिनट के अंदर आपको स्पेयर्स मिलने बंद हो जाएंगे। सो वी आर डिपेंडेंट ऑन सो मेनी कंट्रीज फॉर नीश टेक्नोलॉजी। तो टेक पावर बनना है, R&D में करना है, उसकी स्टार्ट स्कूल से होगी, और उसकी स्टार्ट 5वीं तक के स्कूल से होगी। नितिन, जब तक 5वीं का स्कूल ढंग का नहीं बनेगा तो कैसे बच्चे निकलेंगे? और अच्छा, कुपोषण की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको हैरानी होगी कि 74% बच्चे भारत के, दे डोंट हैव अ न्यूट्रिशियस फूड ऑन द प्लेट। एक नीरज चोपड़ा, एक गोल्ड, एक सिल्वर। आप बताओ मेरे, हमारे पास क्या है बताने के लिए? ये चौके छक्के IPL के, ये है स्पोर्ट्समैन। वेयर आर वी? 59th पोजीशन ओलंपिक्स में। हॉकी में इतने सालों बाद एक ब्रॉन्ज मेडल लिया है, कहाँ है हम यार? तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन एजुकेशन, गुड हेल्थ एंड डाइट। आपकी ह्यूमन की क्वालिटी क्या है ह्यूमन रिसोर्स की भारत की? मुझे पता है कि तुम्हें अचंभा हो रहा है कि फौजी ऑफिसर ऐसी बातें कर रहा है, नहीं, मैं तो, ये तो अच्छी बात है आपकी। बट मैं देखता हूँ ना देश को, मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं देखता हूँ बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट, बात नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते, सारा सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, डाइट है नहीं, मैल न्यूट्रिशन, औरतें भी कमजोर, बच्चे भी कमजोर। तो कहाँ है? वेयर इज द स्ट्रेंथ? हाउ विल यू बिकम? रफेल लेने से पावरफुल बन जाएंगे जब तक शरीर में शक्ति नहीं है युवाओं के। TB कैपिटल, डायबिटीज कैपिटल, कैंसर कैपिटल, ओबेसिटी कैपिटल, सारी तो बीमारियों का घर बनते जा रहे हैं हम। कहाँ पे खराबी हो रही है? खराबी एजुकेशन ही है सिर्फ? नो, वी आर नॉट बॉटम्स अप अप्रोच जो महात्मा गांधी जी चाहते थे कि देश को बॉटम्स अप ग्रो करना चाहिए, पहले गांवों को ग्रो करो। तो गांव देहात की हालत तो बताइए आपको क्या है, बट शहर भी खत्म। अब दिल्ली कोई है इंटरनेशनल सिटी? जो लुटियंस दिल्ली है वही है थोड़ी बहुत। बाकी आप गुड़गांव देख लो जहां हम भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसकी कोई एक जगह बता दो रात को बिल्डिंगें चमचमाती हैं, बियर क्लब सैन फ्रांसिस्को से अच्छे हैं, बल्ले बल्ले है, बट गलियों में जाके देखो, कचरा देखो, गाय देखो सड़कों पे, एक्सीडेंट्स देखो, क्राइम देखो। नो सी बैंगलोर रॉन्ग साइड पे आते भी इनोवा देखो। बैंगलोर, मैं बैंगलोर में पढ़ा हूँ, क्या कर दिया हमने बैंगलोर का, पूना का, हैदराबाद सिकंदराबाद का, कानपुर, लखनऊ, बरेली, आप किसी भी शहर का नाम लो, एक भी तो शहर नहीं है हमारे पास। बट सर, उस पर तो सीधा काउंटर आर्ग्यूमेंट ये होता है ना, पॉपुलेशन इतनी है तो क्या करें? अरे पॉपुलेशन चाइना की हमसे ज़्यादा है, हाँ। और कंट्रीज इंडोनेशिया जैसे जो डेंसिटी में हमसे ज़्यादा पॉपुलेटेड। बांग्लादेश में तो 1 साल रहा हूँ, हाँ। हमसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है पर कैपिटा, मतलब पर किलोमीटर अगर आप डेंसिटी बात करें, हाँ। हमसे। बट उन्होंने कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे इतना काम कर लिया? तो क्यों ऐसा क्या है कि वो कर पा रहे हैं, इंडोनेशिया कर पा रहे हैं, हम? पॉलिसी फोकस, सारा कुछ पॉलिसी और फोकस पे। गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ पॉलिसी जो वहाँ चल गई बहुत अच्छी और यहाँ नहीं चलती। चलती नहीं, चलाई नहीं। यहाँ हम अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, लेकिन हमने विमेन एम्पावरमेंट में कोई काम नहीं किया। बांग्लादेश में हमसे कहीं ज़्यादा तादाद में औरतें फैक्ट्रियों में काम करती हैं, ऑफिस में काम करती हैं। मुस्लिम कंट्री, हमारे इमेज क्या है मुस्लिम की? भाई वहाँ तो पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे दे कंट्रोल देयर पॉपुलेशन, TFR बिफोर, मच बिफोर अस, एंड मेनी मुस्लिम कंट्रीज हैव डन दिस, मेनी अदर कंट्रीज हैव डन दिस। उन्होंने रेडीमेड गारमेंट सेक्टर को अपनाया, जबकि उनके पास ना कपास होती है ना सिल्क होता है, और वो लीडिंग प्रोड्यूसर है। हमसे ज़्यादा पैसा कमाता है बांग्लादेश कपड़े बनाने में, दुनिया को कपड़े बेचता है, रेडीमेड गारमेंट सेक्टर, फिर फार्मास्यूटिकल सेक्टर है और जगह है। हाउ डिड दे डू इट? हेल्थ, विमेन्स हेल्थ पे, बच्चों की हेल्थ पे काम किया ना, सारी पॉलिसी पे है।
अभी हमारे देखते देखते हमने नई पार्लियामेंट बनाई, ये मंडपम बनाया, हाँ। यशो भूमि बनाई। मेरे को लगता है 27,000 करोड़ रुपया तो बॉल्क फिगर अखबार में जो आता है ये विस्टा विला बनाने में, 27,000 करोड़ रुपए में दिल्ली का पोल्यूशन ठीक हो जाता है। ये क्या जरूरत थी बनाने की? पॉलिसी की बात है भाई। मुझे लगता है जरूरत थी, सरकार ने बनाई, बिल्डिंगें नई, पुरानी मिनिस्ट्री तोड़ के नई बना रहे हैं, उनके इनॉग्रेशन हो रहे हैं, नाम अच्छे अच्छे रख रहे हैं। बट दिल्ली का क्या हाल है भाई? क्यों नहीं हमने सोचा यार कि भाई 10 साल दिल्ली का पोल्यूशन क्या ट्रैफिक ठीक करना और क्या है? पोल्यूशन में है क्या? जस्ट ट्रैफिक। और ट्रैफिक जिस दिन ठीक हो जाएगा नितिन, 1.5% जीडीपी जंप कर जाएगी। हमें आइडिया ही नहीं है क्यों, ऐसे क्यों? बिकॉज जो हम खड़े रहते हैं रेड लाइट्स में, जो मैं यहाँ आपके पास 8-7 किलोमीटर मेरा घर होगा, दोपहर के टाइम पे वीक डे को 30-35 मिनट लगे। दिल्ली में जाता हूँ, नॉर्थ दिल्ली के किसी DU के नॉर्थ कैंपस में 2 घंटे, साउथ कैंपस में 1.5 घंटा, नोएडा जाने में 2 घंटे। डिस्टेंस कितना? 30, 35, 40, 50 किलोमीटर। तो वी आर जस्ट वेस्टिंग टाइम ऑन द रोड्स। इतना हम तेल फूक रहे हैं रोडों पे, जहाँ जाओ जैम ही जैम। ये एयरपोर्ट के आगे का जैम नहीं हम ठीक कर पाए। ये एम्बियंस से लेके ये धौला आज भी था, मैं जब आया हूँ। नहीं, जब सारे 20 साल से अगले 20 साल भी रहेगा। बिकॉज वो पैशन नहीं है, वो विजन नहीं है कि भाई हमने कुछ ऐसा करना है जिसका इम्पैक्ट बाद में होगा। तो वाई कांट दिल्ली बी द बेस्ट कैपिटल, और इवन ऑफ बेस्ट एटलीस्ट लिवेबल कैपिटल? आप पैशन विजन की बात कर रहे थे ना, एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ। दूर की सोच की बात है। आई एम सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूँ। हाँ, नहीं, सही है। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस टाइम पे बहुत रेलेवेंट बैठता है। तो ना नेस्कैफे जो ब्रांड है, ठीक है, अब उसने जापान में एंटर करना था और उन्होंने बोला कि यार जापान में लेकिन कोई कॉफ़ी नहीं पीता, ठीक है, सब लोग ना चाय के दीवाने हैं, कॉफ़ी कोई पीता नहीं है। तो अब लोगों ने बोला यार तुम कैसे करोगे, ठीक है, यहाँ तो कोई कॉफ़ी पीता नहीं, तुम्हारी मार्केट ही ख़राब हो जाएगी यहाँ पे। तो उन्होंने ये सोचा कि हम आज कॉफ़ी नहीं पिलाएंगे, 20 साल बाद पिलाएंगे। अब 20 साल बाद कैसे पिलाएंगे? उन्होंने पहले कैंडीज़ लॉन्च की, टॉफ़ीज़, कॉफ़ी फ्लेवर। कि जो बच्चे हैं ना वो पहले कैंडीज़ खाएंगे, टॉफ़ीज़ खाएंगे। इनको बचपन से ही आदत लग जाएगी कॉफ़ी फ्लेवर की कैंडीज़ खाने की, टॉफ़ीज़ खाने की। जब वो बड़े होंगे 20 साल बाद, तब क्योंकि वो कैंडी में कॉफ़ी थी, वो नॉस्टैल्जिया हिट करेगा ना, तो उनको कॉफ़ी की आदत लगेगी। और 20 साल बाद जापान बिकेम देयर नंबर 1 मार्केट इन कॉफ़ी। वो सोच की बात है कि आज अगर शुरू कर रहे हैं ना, 20 साल बाद क्या इम्पैक्ट आएगा। वो आपने क्योंकि बताया तो मैं उसको, मेरे को ध्यान में आई चीज़। और इसी से मुझे ध्यान आ गई, हम जब छोटे छोटे थे, हमारी दादी बताती थी कि जब हम हरियाणा के गांव में 60 और 70 के दशक में छोटे बच्चे थे, बाहर निकलने से पहले चाय का प्रचलन शुरू हुआ था। नहीं तो क्या, बटे हुआ आया कोई आया, दूध का ग्लास अपने यहाँ, या तो लस्सी या दूध। बस। तो ये यही रहता था। चाय बहुत कम घरों में चाय होती थी, बनती थी। तो ऐसे ही दादी हमारी बता रही, कहती ये रोड भी नहीं ढंग के बने थे, बट ये कंपनियां आती थी और गांव में और फ्री में चाय पिलाते थे, चीनी डाल के, गुड़ डाल के, और लोगों को बुला बुला के, लो ये पी के देखो, पी के देखो। और 30-40 साल के बाद आजकल गांव में आप कुर्सी पे बैठो, इससे पहले चाय आ जाती है। बिल्कुल, हुक्का और चाय मिनटों में। कहाँ से चाय हमारी बन गई? ना हम ग्रो करते हैं, ना हमारे कल्चर का हिस्सा है। बट चाय है, देख लो, चाय के बिना अब कैसे हमारी लत लग गई पूरे देश की। हम नॉर्थ इंडिया कोई चाय का बगान ही नहीं देखा हमने। करेक्ट। तो यही है जापान की कॉफी और इंडिया की चाय, हमारी चाय। बट सर हम बात कर रहे थे ना कि थ्रेट्स क्या है, मैं वापस थ्रेट वाले पे आऊँगा। हम इंटरनल थोड़ा इंडिया में आ गए बीच में, मुझे बाहर के थ्रेट्स पे अभी और बात करनी है आपसे। हमने चाइना की बात की थोड़ी सी, हमने पाकिस्तान की बात की। आपके हिसाब से चाइना और चाइना को तो हम भूल ही जाएं, आप ये कहना चाहते हो? बहुत गैप हो गया, बहुत गैप हो गया, मतलब वहाँ तो हम कुछ कर ही नहीं सकते फिलहाल। मतलब लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। उनसे सीखने की जरूरत है कि जो उन्होंने 20-30 साल पहले के आज शुरू करोगे तो शायद 30 साल बाद हम भी कोई प्रोग्रेस देख सकते। मतलब उनकी प्रोग्रेस को देखें, बाकी चीज़ों को फिलहाल सोच लें, छोड़ दें। पाकिस्तान से क्या अभी भी थ्रेट है या उसको भी छोड़ देना चाहिए? कोई फिजिकल थ्रेट नहीं है पाकिस्तान से। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, लो लेवल, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, लो लेवल टेरर थ्रेट है। उनके पास 2-3 तंजीमें हैं जो कि पाकिस्तान मिलिट्री ISI के हाथ में है, जिसमें लश्कर तोयबा है, जैश ए मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है, और कुछ ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान आर्मी को ठोक रहे हैं वहाँ। तो ये पाकिस्तान सिर्फ कश्मीर के मुद्दे को जीवित रखने के लिए, वो दैट इज़ द ओनली थ्रेट। बाकी आप सोचो कल को पंजाब में कुछ हो जाएगा, गुजरात में, राजस्थान में, हाँ ड्रग्स का है, थोड़ा बहुत ये है, बट आई सी नो थ्रेट अदर देन द स्मॉल लो लेवल टेररिस्ट थ्रेट। लो लेवल क्या है? बहुत लो लेवल है। आप पिछले 10 साल का आंकड़ा निकाल लो, कितने टेरर एक्शन हुए, कितने टेररिस्ट आज के दिन अलाइव हैं वैली के अंदर और जम्मू रीजन के अंदर, नेग्लिजिबल। अब 100-200 होंगे मुश्किल से। तो पाकिस्तान सिर्फ यही कर सकता है, बट इतनी काबिलियत नहीं है पाकिस्तान के पास या उसकी मिलिट्री के पास कि वो हम पे ऑफेंसिव लॉन्च कर दें या कन्वेंशनल वॉर। वो कन्वेंशनल वॉर की स्पेस तो रिड्यूस होती जा रही है क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं, ठीक है, और दुनिया को भी पता है, नहीं तो 3-4 दिन में ये सीज फायर होना नहीं था, है ना। तो पाकिस्तान से सिर्फ लो लेवल थ्रेट है,
पाकिस्तान सिर्फ देखेगा हमारी कहाँ वीकनेस है, कहाँ हमारी फॉल्ट लाइन है। J&K वो कोशिश करेगा पंजाब में कुछ ना कुछ करने की, करता रहता है चुटपुट कोई ना कोई एक्शन, बट पंजाब हैज़ गॉन बियॉन्ड दैट, है ना। उसके बाद और क्या, कहाँ पे करेगा? राजस्थान में कर नहीं सकता, गुजरात में कर नहीं सकता। सी से उसने बॉम्बे में कोशिश की, बट सी में भी हमारी कोस्ट गार्ड की वजह से, नेवी की वजह से हम काफ़ी सतर्क हो गए हैं। वो कोशिश करेगा नेपाल रूट को यूज़ करने की, किया भी है, करता भी होगा थोड़ा बहुत। वहाँ पर हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, नेपाल बॉर्डर, नेपाल के साथ अच्छे रिलेशन, क्योंकि वहाँ पर भी ISI का रोल है। बांग्लादेश में पाकिस्तान चाहेगा दोबारा पैर फैलाना, दोबारा उसको ईस्ट पाकिस्तान याद दिलाना, माइनस दी हॉरर ऑफ जेनोसाइड, वो कोशिश करते हैं। बट इतना आसान नहीं है वहाँ कि बांग्लादेशी 1 मिनट में पाकिस्तान के भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे। सो पाकिस्तान विल ट्राई कि भाई भारत को कहीं ना कहीं पिन प्रिक करता क्या रहे। फायदा होता है उसको पाकिस्तान को? कुछ नहीं, ये जस्ट सब करके ये उनकी मिलिट्री को एक क्या है ना, देखो पाकिस्तान स्टेट का एग्जिस्टेंस किस चीज़ पे है? इस्लाम पे तो है नहीं, ये तो मैं कई बार बोल चुका हूँ। अगर इस्लाम पे होता तो दिस वाज लैंड ऑफ द प्योर, बट वो पाकिस्तान आज तक यही आंसर नहीं कर पाया कि मुस्लिम कौन है। You know, this is the biggest problem Pakistan is facing right from its inception on 14th August 1947, कि वो ये डिफाइन नहीं कर पाए कि मुस्लिम कौन है। वाओ। तो जो इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना, लैंड ऑफ द प्योर, इज द मोस्ट इम्प्योर एज फार एज इस्लाम इज कंसर्न। इस्लाम हमारे यहाँ ज़्यादा सेफ है। तो इस्लाम तो बाइंडिंग फोर्स रहा नहीं अभी, क्योंकि वहाँ बलोच पंजाबी को नहीं दे सकता, पंजाबी सिंधी को नहीं दे सकता, सिंधी पठान को नहीं दे सकता, सब एक दूसरे के दुश्मन है। बिगेस्ट प्रॉब्लम है पाकिस्तान में ये एथनिसिटी और ये। तो इस्लाम तो है नहीं, तो क्या चीज़ है जो पाकिस्तान को ऐसा स्टेट होल्ड करती है? उनकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का वजूद क्या है? इतनी बड़ी फौज क्यों चाहिए उस देश को, इतनी गरीब देश को? ओनली एंटी इंडिया हेट। ये बनाते रहो भाई, ये बहुत खतरनाक है, ये हम पे अटैक कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा देश है, ये कभी भी पाकिस्तान पे तुम खतरे में हो। तो व्हाट स्टिक्स पाकिस्तान इज एंटी इंडिया हेट, एंटी इंडिया जिंगोइज्म जो वहाँ पे होता है, वो उनकी पाकिस्तान की मिलिट्री की डाइट है। उनको एक दुश्मन है। जिस दिन ये दुश्मनी खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान मिलिट्री का वजूद खत्म हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ही गया उनका, एग्जिस्टेंस गया। तो पाकिस्तान मिलिट्री का इंटरेस्ट है कि ये लो लेवल इंसर्जेंसी चलती रहे, हर 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में छोटा मोटा एक्शन, कोई एनकाउंटर, कोई ये वो, और लोगों को बोलता रहा देखो हमने कहा था वहाँ मुस्लिम इस्लाम खतरे में है, भारत में मुस्लिम सेफ नहीं है। और यही वो और लोगों को, मुस्लिम कंट्रीज को बताते हैं भारत के बारे में। तो यही और कोई इशू नहीं है। सो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस इज बेस्ड on their army being strong, and army will only remain strong if they continue to see India as a threat. बट बिना पैसे के आर्मी स्ट्रांग होना कैसे? पैसा तो है नहीं, गरीब है, आप खुद ही बोल रहे हो कि बहुत गरीब है। नहीं, इतना तो है कि वो आर्मी को तो सस्टेन कर रहे हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एंड देयर क्वाइट अ मॉडर्न, काफ़ी मॉडर्न फोर्सेस हैं उनकी, ऐसे नहीं है। बट कौन दे रहा है उनको इतना पैसा? कौन फंडिंग दे रहा है इतना स्ट्रांग होने की? फंडिंग उनको चाइना बहुत सपोर्ट करता है, मैक्सिमम इक्विपमेंट उनका चाइना से है। पाकिस्तान भी उनका बड़ा, अमेरिका भी बड़ा अच्छा दोस्त है। अभी देखो कितनी बार मुनीर को ट्रंप ने दावत दी, एंड इसे मतलब बढ़िया बंदा है, और उन्होंने रेयर अर्थ मेटल गिफ्ट दिए। वो उनको कुछ वो चुटपुट पाकिस्तानियों की हरकतें हैं, वो उस पर ज़्यादा मजा हो कि उसको गिफ्ट देने से कुछ दे दिया सच में। बट ये छोटी मोटी हरकतें करते रहते हैं लोग। बट सो पाकिस्तान जोग्राफिकली, उसकी जोग्राफी बड़ी काम की है ना। पूरा मुस्लिम वर्ल्ड इस पर डिपेंड है कि ये भाई इसके पास एटम बॉम्ब है। सऊदी अरेबिया इसको कोट करता है। कतर ने वर्ल्ड कप किया तो पाकिस्तान की मिलिट्री को बोला सिक्योरिटी संभालो। UAE, टर्की बड़ा अच्छा दोस्त है। टर्की इज ऑल्सो इकोनॉमिक एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजिकली क्वाइट अ पावरफुल नेशन। टर्की पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। ड्रोन्स उन्हीं के तो थे। हाँ, फिर रशिया भी पाकिस्तान को कोट करता है, उसको उसके साथ अच्छे रिश्ते हैं रशिया के, पाकिस्तान के साथ, बिकॉज रशिया चाइना आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान आइसोलेटेड नहीं है, उसका हैं लोग उसको उभार कर रखने वाले ऊपर। क्या फायदा होता है उनको उभार के रखने के? उससे जस्ट द सेल ऑफ वेपन्स नहीं, पाकिस्तान मिलिट्री, मतलब जैसे आप बोल रहे हैं यूएस पाकिस्तान का अच्छा है। आप ज्योग्राफी देखो ना पाकिस्तान की, जिस जगह पे वो है, बे ऑफ अरेबियन सी में है, लंबी कोस्ट लाइन है इसके पास, एक्सेस है टू अफगानिस्तान, है ना। और चाइना को शॉर्टेस्ट रूट है फॉर देयर एनर्जी सप्लाईज थ्रू सी पैक, ग्वादर से, थ्रू बलूचिस्तान। नहीं, थ्रू बलूचिस्तान से तो होगा ही होगा। तो जो है प्लस वेल ट्रेन्ड मैन पावर है फॉर मुस्लिम कंट्रीज, उनको बहुत एक्सरसाइजेस करते हैं, इनके ऑफिसर्स पोस्टेड है वहाँ। हमें इनकी जो वेस्ट के साथ हमें आइडिया ही नहीं है कितना उनका इन्फ्लुएंस है उन आर्मीज़ के ऊपर, जो वेस्ट एशिया की आर्मीज़ है, मुस्लिम कंट्रीज़ की। तो वहाँ तो पाकिस्तान है लीडरशिप रोल में, तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते उसकी जोग्राफी, उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी पॉलिसीज़। बट वी हैव टू गो बियॉन्ड पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान से फिक्सेटेड रहेंगे, हमारे जैसे विशालकाय देश के लिए ये अच्छी बात नहीं है।
एक्चुअली बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे पाकिस्तान. वी शुड बी लुकिंग एट लर्निंग फ्रॉम चाइना एंड बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री, जो हम 2047 तक सोच रहे हैं. हमने बीच में बलूचिस्तान की बात की, हाँ. हल्का सा मेंशन किया, राइट? मुझे उसके बारे में बताओ, व्हाट डू यू थिंक इज द इक्वेशन बिटवीन बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान? क्या उसकी वजह से इंडिया पे कुछ इम्पैक्ट आता है? नहीं, है क्या, बलूचिस्तान अगर आप ध्यान से देखोगे, बलूचिस्तान पाकिस्तान का तकरीबन 40 से 45% हिस्सा है. हाँ. आप सोच लो, आधा पाकिस्तान बलूचिस्तान है ब्रॉडली. हाँ. लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ 4% है, हम्म. पॉपुलेशन नहीं है वहाँ. एंड जो बलोच लोग हैं, इन्होंने कभी भी पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं किया था इंडिपेंडेंस के बाद. हम्म. जो और उनकी अलाइनमेंट है नहीं पंजाबी मुसलमान के साथ, जो कि पाकिस्तान आर्मी को भी डोमिनेट करते रहे, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भी डोमिनेट करते रहे. ना ही मुहाजिर्स के साथ है जो यहाँ से गए इंडिया से कि हम पाकिस्तान बनाएंगे. और बलोच लोगों के साथ जो इनकी आर्मी ने हाल किया और कर रहे हैं अभी भी, नाउ दे आर फाइटिंग बैक BLA. बट एटलीस्ट 4 या 5 दौर ऐसे आए हैं जहाँ पर पाकिस्तान मिलिट्री ने बहुत ज़्यादा बेरहमी से बलोच लोगों के को मारा है. अभी भी वहाँ उनका तरीका बड़ा अलग है पाकिस्तान मिलिट्री का. वहाँ पे पिकअप करते हैं और बॉडी कभी मिलती नहीं है बलोच लोगों की. अच्छा. और जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे बलोच हैं, उनको तो ये जीने ही नहीं देते हैं. तो वहाँ ये लड़ाई चल रही है, लेकिन लोग इतने कम हैं कि आज़ादी बलूचिस्तान कल को कोई फ्री कंट्री बन जाएगा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि लोग नहीं है, ज़मीन बहुत है. अच्छा, वो बैठे हुए हैं ऑन गैस रिजर्व्स, गोल्ड रिजर्व्स, ऑयल रिजर्व्स, कॉपर रिजर्व्स, वो सारे के सारे बलूचिस्तान की धरती पे है. जो कि चाइना को चाहिए. चाइना को प्रोटेक्शन चाहिए. प्रोटेक्शन कभी कभी मिल जाती है, कभी कभी चाइनीज़ भी मारे जाते हैं इस चीज़ में. बलोच हाँ, मारते बलोच हैं। वाले, बिल्कुल बिल्कुल. तो सिचुएशन अभी फिर से पाकिस्तान आर्मी के बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन चल रहे हैं वहाँ. अभी कुछ दिन पहले ये कहते हैं हमने 70 बलोच मिलिटेंट मारे, उन्होंने कहा हमने 30-40 पाकिस्तानी मिलिट्री मारे. और काफ़ी टारगेटेड अटैक हुए 10 या 11 पाकिस्तान की मिलिट्री पोस्ट पे एक साथ एक दिन में. अच्छा. हाँ, पीछे एक बार ट्रेन हाईजैक हुई थी हाँ, वो उनके, तो मुझे याद है. आपको हाँ, पता है. करेक्ट. तो वो लड़ाई चलती रहेगी. BLA इज़ नॉट गोइंग टू गिव अप. एंड पाकिस्तान मिलिट्री बलूचिस्तान में फंसी रहेगी या खैबर पख्तूनख्वा में ड्यूरन लाइन में कबाइलियों के साथ फंसी रहेगी. अब वो फुल टाइम इंसर्जेंसी लड़ रहे हैं पाकिस्तान की मिलिट्री विद इट्स ओन पीपल. पर इंडिया के बलूच के साथ है? इंडिया शुड बी विद एवरीवन. जो भी जैसे बलूचिस्तान वाले तो बहुत प्राउडली बोलते हैं कि इंडिया को हम सपोर्ट कर रहे हैं, या इंडिया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे काफ़ी स्टेटमेंट्स दी थी बलूचिस्तान आर्मी ने. नेचुरली, बिकॉज उनकी हमारे साथ हम सब भलाई कर सकते हैं उनका, बलोच लोगों का, है ना. और बलोच लोग काफ़ी हद तक कट्टर मुस्लिम नहीं है, ट्राइबल हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं. तो उनमें कोई जो वहाबी एक सलाफ़ी इस्लाम की जो एक आपको नज़र आएगी पढ़े लिखे लोगों में, वो नहीं है बलोच लोगों के अंदर. सो नेचुरली इंडिया हैज़ सिंपथीज विद बलोच पीपल. ईरान ऑल्सो हैज़ सिंपथीज विद बलोच पीपल. एंड वी ऑल्सो हैव सिंपथीज विद पठान्स, पश्तून जिनको बोलते हैं. हाँ. जो इतना मार जिन्होंने पहले अंग्रेजों ने मारा उनको खूब फाटा में, अब पाकिस्तान की मिलिट्री ड्यूरन लाइन के तो ये पूरे रीजन के अंदर अगर किसी की इमेज अच्छी है तो इंडिया की है. एटलीस्ट जो ट्राइबल उज़्बेक हैं, हज़ाराज हैं, बलोच हैं, ये अपने आप में ट्राइब्स हैं. हाँ. जो इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकते हैं फ्यूचर में. तो ये सब के सब लोग भारत को बहुत पसंद करते हैं, हमारी पॉलिसीज़ को, हमारी पिक्चरों को, हम किस टाइप के लोग हैं, जो असली भारत की तस्वीर है, एक मॉडर्न सेकुलर कंट्री. तो इसलिए हमारी है वहाँ पे. एंड वी शुड सपोर्ट बलोच, व्हाई नॉट. इफ पाकिस्तान कैन ब्लीड अस इन कश्मीर एंड पंजाब, तो हमें भी कहीं ना कहीं तो मौका मिलना ही चाहिए. मैं पीछे ना और जब इस पे पढ़ रहा था तो मैंने एक चीज़ देखी कि जैसे पाकिस्तान चाइना तो हो ही गए, व्हाट अबाउट बांग्लादेश? यू थिंक वी हैव एनी काइंड ऑफ थ्रेट, स्पेशली ऑफ द इंसर्जेंसी जो हो रही है, माइग्रेशंस हो रही हैं, उस टाइप का थ्रेट जो बांग्लादेश से है हमें? देखो, बांग्लादेश से हमें कोई थ्रेट नहीं है, अभी तो नहीं है कम से कम. लेकिन हमने बड़ा जो है जब शेख हसीना आई यहाँ पे, तो उस टाइम पे हमसे 2-3 बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई. वो ये हुई कि एक तो हमने जो अपोजिशन थी उनकी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उसके साथ हमारा कोई करार नहीं था. हाँ. पिछला इलेक्शन जो शेख हसीना ने से जीता पूरा का पूरा फिक्स था, सब कंट्रीज़ ने कहा, बट इंडिया सपोर्टेड हर. और जब ये सिचुएशन टर्न अराउंड होनी, एक दिन में तो देखो उसको भागना नहीं पड़ा ना. इट वॉज बिल्डिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. करेक्ट है ना. इट वॉज बिल्डिंग ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स और फिर मंथ्स. तब भी हमने नज़र नहीं रखी ग्राउंड पे कि क्या हो रहा है. नहीं तो हम आगाह कर सकते थे, बता सकते थे शेख हसीना को, रीच आउट कर सकते थे बांग्लादेश के. वो हमें नहीं, हमें भी सरप्राइज लगा जब जहाज उड़ लिया वहाँ से. तो दैट शोज हमारा एक बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक फेलियर है ये हमारा बांग्लादेश को लेके. और फिर हमारे जो नफरती
चैनल हैं, नफरती मीडिया है, उन्होंने जो बांग्लादेश पे वीडियो बनाई, यहाँ से काट दो, ढाका को अटैक कर दो, यहाँ हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, बदले ले लो, ऐसी भावना की दोनों तरफ जो है हेट। और हम ये पता नहीं कि हमारे यहाँ जो भी कोई इंसिडेंट होता है वो बहुत एक्सप्लोड होता है बाहर जाके, ऐसे ही बाहर का होता है, हम सोचते हैं वहाँ तो पता नहीं क्या हो रहा है। तो हमने एनिमिटी ज़बरदस्त होगी मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट के साथ, और फिर पता ही आपको ट्रेड लिंक टूट गए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट टूट गए, वीज़ा ऑफिस बंद होने लग गए, नफरत ही नफरत। खास तो हम तो वहाँ के चैनल देखते नहीं, बट हमारे यहाँ तो लगे हुए थे। आप तो बांग्लादेश हाँ, मैं रहा हूँ एक रहे हो, साल। आप तो- हाँ, आप तो और तब बहुत रहा हूँ close जब तब इन्हीं की सरकार थी, बीएनपी की। इनकी जो तारिक रहमान बने ना, इनकी माँ प्राइम मिनिस्टर थी, हाँ, मैं तब रहा हूँ, और यहाँ बीजेपी की सरकार थी। वहाँ के लोग कैसे हैं? लोग बहुत बढ़िया, कल्चर कैसा है वहाँ पे? जैसे हमारे बंगाल में, सेम। एंड दे लव इंडिया एंड दे आर एनामर्ड बाय इंडिया। उनको एक ही सपना होता है, भारत देखना। अच्छा, हाँ, दिल्ली जाना है, आगरा जाना है, अजमेर शरीफ जाना है, कलकत्ता में जाके शॉपिंग करनी है, और मेडिकल के लिए इंडिया आएंगे, कहीं जा नहीं सकते, मेडिकल टूरिज्म। कोई शादी वादी के लिए कलकत्ता आना है साड़ियाँ लेने के लिए, तो बहुत बहुत अच्छा। एक साल हम रहे। एंटी इंडिया है, ये नहीं मैं कह रहा नहीं है, वो किसी भी नेबरिंग स्टेट का होगा एक बड़े कंट्री के साथ, बट उसको क्या आपने नज़रअंदाज करना है। ब्रॉडर पिक्चर थी प्रो इंडिया, एटलीस्ट लोग बहुत एडमायर। मैं तो फैमिली के साथ वहाँ था, मेरे को तो पाकिस्तानी ऑफिसर्स थे, उससे ज़्यादा इज्जत देते थे। मेरे को और मेरे परिवार को पाकिस्तान के ऑफिसर्स, उनकी फैमिली से हमेशा ज़्यादा इज्जत दी वहाँ पर ढाका में। अच्छा, हाँ, बहुत वो और एंटी इंडिया था तब भी था वहाँ पे, इस्लामाइजेशन हो रहा था, बट ऐसा नहीं था कि हम हेट फैलाए वहाँ पे। तो अब अच्छा हुआ, देखो एग्जैक्टली जो मैं बोल रहा था वही हुआ। हमने खालिदा जिया के उस पे जो है जनाजे पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को भेजा, स्वेरिंग इन में ओम बिरला को भेजा, प्राइम मिनिस्टर बिजी थे, मैक्रो आए हुए थे, नहीं तो जाते वो, उनको इनवाइट किया हुआ था। तारिक रहमान को इनवाइट कर लिया, भाई आ जाना हमारे देश में, ठीक है। अभी वो बॉर्डर के जो बस और ये खुलने लग रहा है, वीज़ा खुल रहे हैं, है ना, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा। और हमने एक और बड़ी गलती की, बहुत ही छोटी बचकानी हरकत, हो मुस्तफिजुर रहमान को लेके, हाँ, जो बीसीसीआई ने कहा, केकेआर ने उसको खरीद लिया आईपीएल में। हाँ, राइट। क्यों? नफरती चिंटुओं के कहने से। मतलब ये डोमेस्टिक पॉलिसीज की वजह से आप इतना बड़ा, हमने उसलिए बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप बाइकआउट कर दिया, हमने उसको वर्ल्ड कप से निकाल दिया। ये रिपेयर करेंगे, हम जाएंगे खेलने में, आज बता रहा हूं आपको, जैसे हम अभी- जाएंगे, जैसे पाकिस्तान के साथ भी खेल ही रहे हैं फाइनली अब। हाथ नहीं मिला रहे। हाँ, कभी देखो हम वो क्या सही है आपको लगता है? गलत है। हाँ, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी सभ्यता, हाथ मिलाने तो में तुम कमजोर हो जाओगे। खेल ये तो तो रही है खेलो ना? मत, हाँ, या तो बॉल ही मत पकड़ो भाई उसकी। मतलब ये दिस इज नॉट द इंडिया। ये है क्या भारत? मैं हैरान हूं। हमने लड़ाई करते थे फिर भी खेलते थे, गाने तो सुन रहे हैं ना, सीरियल देख रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, हाथ मिलाना वेरी वेरी अनस्पोर्टिंग। कल ओलंपिक में नहीं हाथ मिलाएंगे, समझ लो हॉकी का मैच है, हाँ। वो बाहर फेंकेंगे आपको ओलंपिक चार्टर से। अब करके दिखाना ओलंपिक में ये कि जी इंडिया पाकिस्तान हॉकी मैच है, हम हाथ नहीं मिलाएंगे, करके देखना। एक क्रिकेट है, क्योंकि हम चला रहे हैं क्रिकेट, पूरी दुनिया की क्रिकेट हमारे हाथ में है, इसलिए हम ये ऐसी हरकत कर सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल, वी शुड नॉट डू इट। वी आर अ ग्रेट कंट्री। हमारी इमेज ना, हम नहीं है पाकिस्तान, ना हम बांग्लादेश है, ना हम नेपाल है, हम भारत है। प्लीज कोशिश करो समझने की देश है क्या। हमारे जो नफरत के भरे ये छोटे छोटे चिंटू हैं, इनको पता ही नहीं हमारा देश क्या है। ये सबसे बड़ी इस दौर की जो है ट्रेजेडी है, ये इस दौर की ट्रेजेडी है ये। और ये नफरत के चिंटू आप मीडिया को बोल रहे हो? मीडिया भी है, और भी लोग हैं। और कौन है? और किस टाइप की categories? पॉलिटिशियंस हैं। अच्छा। दबा के अभी इलेक्शन होगा, आप देख लेना कैसी भाषा यूज होती है। हाँ। मतलब समाज में एक नफरत, ये नहीं है भारत। मतलब मुझे नहीं लग रहा, मैं 50 साल पहले स्कूल में था, 40 साल पहले कॉलेज में था, कि हमने कभी किसी से कोई कास्ट पूछी या किसी का धर्म पूछा, या दोस्त इस बेस पे बनाए कि वो मेरी जात का है, या हमने गाड़ी पे लिखा अपनी कास्ट, टी शर्ट पे लिखा, या ये कट्टरपंथी, ये नहीं थी। अब एक्सट्रीमिज्म ज्यादा होने लग गया है। बहुत ज़्यादा। और लोग देख रहे हैं कि भारत में क्यों रहा है। इंडिया इज इंडिया ना यार, ये गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, टैगोर का देश है, ये विवेकानंद का देश है, दयानंद सरस्वती का देश है। यहाँ कितने संत क्या क्या लिख के, ये गुरु गोविंद सिंह का देश है। कृपया करके समझो तो सही, हम हैं क्या, हमारी विरासत क्या है, और क्या बन रहे हैं हम। इसलिए मैं बोलता हूँ इन मुद्दों पे। तो बलूचिस्तान और ये है कि फाइनली आवर इमेज एज ए नेशन ना इस रीजन में कैसी बनती है, बहुत जरूरी है। आप जब बांग्लादेश रहे, आपने बताया कि पाकिस्तानी के जो लोग आर्मी ऑफिशियल्स थे उनसे ज़्यादा आपको इज्जत मिलती थी। आपने टाइम भी स्पेंड किया होगा, बातें भी की होंगी, मिले भी होंगे उनके साथ, आई एम श्योर। इकट्ठे ही रहते थे, है ना? भाई एक ही ब्लॉक में रहते थे। हाँ, तो उनका बिहेवियर कैसा है नॉर्मली? अगर जैसे बहुत लोग शायद देख रहे होंगे, उनको भी जानना होगा कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स
कि क्या डेली रूटीन रहता है या क्या बिहेवियर रहता है, क्या उनकी हरकतें रहती हैं? हम आर्मी ऑफिसर्स थे। हाँ। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल था, मेरे साथ 3 पाकिस्तान के ऑफिसर्स थे, 2 आर्मी के मेजर थे, एक नेवी के थे, इक्वलेंट रैंक। और तीनों वो भी हमारे साथ ही एक ही ब्लॉक में हम 1 साल रहे अपने बच्चों के साथ। वो मेरे से 2-2 3-3 साल शायद जूनियर थे, तो बच्चे छोटे छोटे थे, बट हम हर खेलते भी थे साथ में और घूमते फिरते भी थे साथ में। मतलब जो ऑफिशियल प्रोग्राम्स होते हैं, हाँ। उनमें जाना भी, जहाँ ऐसे ग्रुप जाना होता है। करेक्ट। ईद भी मनानी है वहाँ, तो ईद बहुत बड़ा फेस्टिवल है, राइट। है ना। या वहाँ ये रविंद्र संगीत का वहाँ बहुत ज़्यादा बंगाल में बांग्लादेश में कल्चर था। पहला बैसाख, अच्छा। सरस्वती पूजा, अच्छा। दुर्गा, अरे मैं कह तो रहा हूँ। हाँ। हमारे को पता ही नहीं, हमारे नफरती लोगों को, कि वहाँ पे कैसे बंगाल का क्या कल्चर है। वो सब में हम जाते थे, वो भी हैरान थे। दुर्गा पूजा में वो भी गए हमारे साथ, जो सबसे बड़ा मंदिर है ढाका में, कि भाई देखे तो उसी दुर्गा पूजा क्या है, क्योंकि ये तो एक आइकॉनिक चीज़ है ना यार। राइट। तो सब मिडिल क्लास के हैं, सब मिलिट्री ट्रेनिंग ली है। मिलिट्री ट्रेनिंग वही है जो अंग्रेज दे के गए। तो बाय एंड लार्ज ड्रेसअप होना, ये होना, वो होना, स्पोर्ट्स वगैरह एक जैसा ही है। थोड़ा दिमाग में उनके है ये हेट है हमारे अगेंस्ट, बट दिखती है आपको वो हिट? है। आपको फील हुई वो हिट? शुरू में तो देखो कुछ दिन तो बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, हमें भी बड़ा अनकंफर्टेबल लगा। ये हमारे ये इन लाइन ऑफ कंट्रोल में रहे हैं। हाँ। ये तो हमारी एनिमी आर्मी है। ये आर्मी ऑफिसर को फर्स्ट टाइम मिलना, हाथ मिलाना, चाय पीना उनके साथ, तो थोड़ा सा देखो ऑकवर्डनेस तो है। एक ऑकवर्डनेस रहती है। बट धीरे धीरे वी ओपनड अप विद माय मैच्योरिटी एंड दिस ये वो। फिर बाद में वो मानते थे कि हाँ सर कुछ बात है आप में, आपकी फौज में, आपके देश में। और मैं कैसी पिक्चर वहाँ पेंट कर रहा हूँ भाई, वो भी तो देख रहे हैं यार। इंडिया का लेफ्टिनेंट कर्नल है, मेरे को तो 360 डिग्री से देख रहे हैं। बांग्लादेशी भी देख रहे हैं, पाकिस्तानी भी देख रहे हैं, वहाँ चाइनीज भी हैं, वो भी देख रहे हैं। सब देख रहे हैं कि इंडिया वाले के क्या व्यूज हैं, इनका क्या कंडक्ट है, इनका क्या कैरेक्टर है। हाँ। इनकी फैमिली का, इनके विचार क्या है। और आपको पता है मैं कैसे आज ऐसे बोल रहा हूँ, वैसे ही वहाँ बोलता था। हाँ। अपने देश के बारे में, अपनी फौज के बारे में, अपने सेकुलर क्रेडेंशियल्स के बारे में। मैंने भरे हॉल में, बड़ा हॉल उनका, मैंने अपनी कंट्री का प्रेजेंटेशन दिया। हाँ। वहाँ पे यू रिप्रेजेंट योर कंट्री। तो पहला ऑनर वहाँ पे ढाका में इंडियन आर्मी को देते हैं कि भाई आप एक प्रेजेंटेशन लो इंडिया के बारे में। अच्छा। 2 घंटे, ओह वाओ। 2 घंटे मैं खड़ा हूँ सामने, पूरे बांग्लादेशियों, खचाखच भरा हॉल, एक भी सीट खाली नहीं। और वहाँ पे मैं अपने इंडिया को बता रहा हूँ कि इंडिया क्या चीज़, जैसी बातें मैं भी कर रहा हूँ। हाँ। और मैंने लगाया एक बड़ा सा, इन इंडियन आर्मी ऑफिसर्स हैव नो रिलीजन, वी अडॉप्ट द रिलीजन ऑफ द ट्रुप्स वी कमांड, वी हैव अ सर्व धर्म स्थल। वहाँ लगी फोटो, सर्व धर्म स्थल। हाँ। वहाँ इस्लाम भी है, हिंदुइज्म भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, और जो है सिखिज्म भी है। वो हैरान इस चीज़ से। और मैंने बताया उनको कि हर देश को ये मॉडल अपनाना चाहिए फौजियों को, क्योंकि फौजी का क्या धर्म है? फौजी का धर्म इज धर्म ऑफ द ट्रुप्स, दैट इज व्हाट इंडिया। तो इन ये चीज़ों से बहुत हमने इम्पैक्ट किया उनके ऊपर, पाकिस्तानी पे। फिर मेरे को खेलने कूदने का बहुत शौक था, तो बास्केटबॉल आई वॉज देयर इन द मेन टीम, फुटबॉल, ठीक है। वहाँ हमने एक वहाँ रेस होती है, 2 मील की रेस, 2 माइल रेस। आप गूगल सर्च कर लेना, 2 माइल रन इन ढाका। अच्छा। एक आर्टिकल है मेरा, बहुत पॉपुलर है वो, पाकिस्तान में भी बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत लोगों ने उसको शेयर किया। आज से 5 साल पहले व्हाट्सएप पे वो वायरल था। तो 2 मील मतलब 3.2 किलोमीटर की रेस होती है, जो अंग्रेजों के टाइम से स्टार्ट हो रखी है। उस रेस के अंदर मैं फर्स्ट आया वहाँ। अरे वाह। और ये पाकिस्तानी तो आया ही नहीं दौड़ने, ये तो आया ही नहीं। और बांग्लादेशी जो मेरे से छोटे थे उम्र में, हाँ। मेजर्स और कैप्टन्स, वो भी मुकाबले में नहीं आए। तो वहाँ की ये हॉट न्यूज़ बन गई, और पाकिस्तानियों को पता लगा उनके एम्बेसी के थ्रू। खबर फैल गई कि यार ये इंडिया का कर्नल यश मोर ये फर्स्ट आ गया। ये कैसे, ये तो उम्र में भी ज़्यादा है, सर्विस भी ज़्यादा है इसकी। मैं तो सीओ बनने वाला था यार, मेरी 18 साल सर्विस थी। वहाँ अफसर थे 7-8 साल की सर्विस वाले, उनको भी मैंने हराया। तो उनको कहते सर आपके पैरों को हाथ लगाना पड़ेगा। आप सर क्या खाते हो आप? हाँ। ये क्यों, आप, हमारी तो बेइज्जती होगी आज। तो पूरा मैंने उस आर्टिकल में वर्णन किया है कि उनका क्या रिएक्शन था। तो ये है। फिर हमारा कल्चरल, मेरी वाइफ वहाँ पर लेडीज़ क्लब की सेक्रेटरी थी। तो कोई इवेंट, कोई वीआईपी आना, चाहे इंडिया का जनरल आ रहा हो चाहे पाकिस्तान का जनरल आ रहा हो, भाई आगे हमें मिलना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा एज फॉरेन ऑफिसर्स। फिर वहाँ का कल्चरल इवेंट्स में, भाई ऐसे कॉलेज के अंदर बहुत सी इवेंट्स होती हैं, कल्चरल इवेंट। हाँ। भाई अगर आप बढ़ चाप कहोगे नहीं, हम तो भाई मेरा रिलीजन अलाउ नहीं करता, मेरा धर्म, हमारे कोई इशू ही नहीं है ये। हमने वहाँ वैरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम किया नितिन। अच्छा। हमने अपनी लेडीज, हमने मिलके हिंदी के गाने गाए और पूरा ड्यूएट। लोग वाह वाह कहते यार तुम लोगों को मान गए, स्पोर्ट्स में भी तुम चैंपियन, कल्चर में भी, प्रोफेशनली भी तुम चैंपियन, और तुम्हारी बातें भी ऐसी। तो हमने जो एक इमेज पेंट की ना इंडियन आर्मी की, वो लोग अभी भी याद करते हैं। सच में मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट अभी भी मुझे 20-22 साल हो गए उन बातों को। अभी भी वहाँ से वो आते हैं यार, एक मेजर यशमोर था इंडियन आर्मी का, जिसको कि आज भी कॉलेज याद करता है वहाँ। तो दिस इज इंडिया, दिस इज इंडिया, दिस इज इंडियन आर्मी।
दिस इज माई स्कूल, मेरा गांव, मेरा हरियाणा, मेरी सोच विचार इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी। वहां पर हमने पूरा का पूरा उसको एग्जिबिट किया और लोगों ने अप्रिशिएट किया। लोगों ने, बांग्लादेश के लोगों ने तो बहुत ज़्यादा उनके जो मेरी उन्होंने रिपोर्ट बनाई वहाँ पे, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाई जो बाद में मेरे पास आई, वो इतनी इतनी ज़बरदस्त थी, मैं आपको बता नहीं सकता। ये एनालाइज एवरी पार्ट ऑफ अस कि हम क्या है। और वहाँ मैंने टॉप किया, मुझे अवार्ड दिया वहाँ पे, बेस्ट डेजर्टेशन का अवार्ड जो है, जनरल उस्मानी ट्रॉफी, मैं आपको फोटो शेयर करूँगा, देखना आप। वो मेरे को अवार्ड दिया उन्होंने। पाकिस्तानी नहीं थे उस कॉम्पिटिशन, वो रह गए पीछे। बिकॉज सोच ये नहीं कि मैं कोई कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऊंच नीच होती रहती छोटी मोटी, बट इमेज एज ए नेशन, इमेज एज ए आर्मी, एज पीपल, वहाँ तो भाई मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना। करेक्ट। ऐसे यूएन में था हमारा, हाँ। वहाँ पर भी वी वर ऑलवेज। वहाँ कौन कौन थे? वहाँ तो एडवांस कंट्रीज भी थी, इटली, पोर्चुगल और यूएस, जापान, देन बांग्लादेश थी, देन अफ्रीकन कंट्रीज बहुत ज़्यादा थी, साउथ अफ्रीका वगैरह काफ़ी, वो भी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट था, टोटली इंटरनेशनल। कोई ऐसी कंट्री है जिसको आपको लगता है यार इनकी फौज में अलग ही दम है? देखो ये ना, सबकी फौज अपने अपने तरीके से, हर एक का अपना कल्चर है, बट एवरीबडी वांटेड कि यार हमें कोई इंडियन हमारे ऑफिस में काम करने वाला मिल जाए। अच्छा, क्यों? हमारी, वी आर वेरी डिलीजेंट, हम काम बहुत प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। तो जिस भी ऑफिस में इंडियन ऑफिसर नहीं भी है, इंडियन क्लर्क भी अगर पोस्टेड है, सो वो काफ़ी काम संभाल लेता था। फिर हमारा जो लोगों के साथ टच है, क्योंकि हम तो यहाँ इंसर्जेंसी एरिया में, हम तो पंजाब J&K रह चुके हैं, हम तो लोगों के साथ, बॉर्डर के एरिया के लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। वही हमारी थिंकिंग वहाँ होती है अफ्रीका में। कहीं ट्यूबवेल लगा देंगे, कहीं गाँव की सड़क ठीक कर देंगे, मेडिकल हेल्प दे देंगे, जो हमारे कल्चर का हिस्सा है कि हमें लोगों के लिए काम करना है, तो वो बहुत अप्रिशिएट होता है वहाँ। तो देयर ऑल्सो वी अर्नड अ वेरी गुड नेम, वेरी गुड नेम कि यार इंडियन आर्मी इज़ वेरी गुड, वेरी प्रोफेशनल, वेरी ऑनेस्ट, और काम बहुत अच्छा करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग दिखा? जैसे पाकिस्तानी का मैंने आपसे पूछा, हु एल्स यू फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग? चाइनीज़ के बारे में कुछ ऐसा देखा हो जो बहुत पेकुलर हो, चाइनीज़ की नोटवर्दी हो? हाँ, चाइनीज़ की डेलीगेशन थी, फर्स्ट टाइम चाइना टुक पार्ट इन अ यूएन मिशन देयर। हाँ। बहुत सिंसियर थे, बहुत सिंसियर, और ऑलवेज ट्राइंग टू लर्न। उनको लैंग्वेज का बड़ा इशू था, बट उनमें कोई इंडोक्ट्रिनेशन नहीं मुझे नजर आई। अच्छा। ऐसे ही मेरे साथ बांग्लादेश में भी चाइनीज़ का स्क्वाड्रन लीडर था, वो वेट करता था यार कि कर्नल मोर कब घर पे बुलाएंगे। अच्छा। हाँ, बहुत ही और तनख्वाहें बड़ी कम उनकी, बहुत ही मतलब उसमें कोई मुझे ऐसी कोई चालाकी, कोई लैंग्वेज इज़ अ बिग बैरियर। तो हमें पता नहीं मन में क्या चल रहा है, बट वो ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती, बहुत ही मिनिमल, बट ठीक है, देवर। मतलब डिसेप्टिव नहीं लगे आपको वो? नहीं, मुझे ऐसा डिसेप्टिव मुझे किसी में नहीं लगा यार। फौजी हैं, फौजी तरीके से काम कर रहे हैं, और फौजी होता है कहीं का भी हो। हाँ। काफ़ी ट्रेड सिमिलर होते हैं वैसे फौजियों के ना आपस में, तो ऐसा मुझे कहीं नहीं लगा। बट यस, इट वाज वेरी नाइस टू वर्क विद। मतलब दो टेन्योर्स में, फिर एक बार मैं यूएस में, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया 1 महीने के लिए उनकी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में। तो 40-50 देशों के आर्मीज़ के अलग अलग लेवल पे काम करने का मौका मिला, तो सीखने का मौका मिला, प्लस ये बताने का मौका मिला कि यस, वी आर अ वेरी वेरी प्रोफेशनल आर्मी, एंड इंडियन आर्मी का जो सिस्टम है ट्रेनिंग का, सिलेक्शन का, वो अच्छे ऑफिसर्स को मौका देता है ऐसे ऐसे टेन्योर करने का। बट एक तरफ आप काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन कर रहे हो और एक तरफ ये सब कर रहे हो, दोनों लाइफ में आप सबसे ज़्यादा क्या आपको इंटरेस्टिंग लगता था? यार दोनों का ना अपना अपना है। देखो, मैं जब कोकरनाग अनंतनाग में था, मेरा वहाँ से बांग्लादेश सिलेक्शन हुआ, और पता नहीं क्या ये मेरी लाइफ में है कि मैं अनंतनाग से ढाका गया। हाँ। और यहाँ जो मैंने सीखा, अनंतनाग में 2 साल स्मॉल टीम ऑपरेशंस में, शायद बहुत ही कम इंडियन आर्मी में ऐसे एग्जाम्पल हैं। कितने ऑपरेशंस किए होंगे आपने? गिनती नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन हमने जो टॉप, उस दौर के जितने टॉप मिलिटेंट थे, सबको जो है बिल्कुल एलिमिनेट किया था। वहाँ मेरी जो स्मॉल टीम है ना नितिन, इंडियन आर्मी में आज भी एग्जांपल देते हैं कि स्मॉल टीम ऑपरेशंस और कोवर्ट ऑपरेशन मींस मिलिटेंट बन के मिलिटेंट्स के साथ रह के मिलिटेंट्स को ठोकना। आप मिलिटेंट बन के मिलिटेंट्स को एलिमिनेट करते थे? हाँ, मेरी पिक्चर है दाढ़ी वाड़ी में, मैं क्या बात पूरा, कर रहे हो? मुझे कलमा भी पता है, मुझे क्या कहते हैं, सारा तरीका पता है मेरी पूरी टीम का। ऐसी हमने ट्रेन करी हुई थी, मिलिटेंट पहचान नहीं पाते थे कौन है। हमने ऐसी ऐसी जगह लोगों को जाके मारा है, और साथ में क्योंकि मन के सच्चे थे कि जो काम कर रहे थे। देखो अगर काउंटर इंसर्जेंसी में अगर आप अनकन्वेंशनल नहीं हो, अनप्रेडिक्टेबल नहीं हो, अगर आप मिलिटेंट या टेररिस्ट की तरह सोच नहीं सकते, तो आप उसको मार भी नहीं सकते हो। तो यू हैव टू
भी गुरिल्ला को डिफीट करने का तरीका या गुरिल्ला से आगे सोचो, सही बात है, नहीं तो वी आर ऑलवेज रिएक्टिंग, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग बड़ी स्ट्रक्चर ट्रेनिंग है, प्रोसेस ओरिएंटेड है। प्रोसेस ओरिएंटेड है, एक सिस्टम है, एक एसओपी है। हाँ, उस एसओपी के हिसाब से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सक्सीड इन इंसर्जेंसी। Correct. यू हैव टू बी हैव डिफरेंट माइंडसेट। जितने भी सक्सेसफुल लोग रहे हैं उनका कहीं ना कहीं अनकन्वेंशनल, अनप्रेडिक्टेबल, तो वो करने के लिए हमने ये बहुत ज़बरदस्त वहाँ काम किया कोकरनाग के इलाके में। और मेरी टीम ने जो है, हमने लश्कर तौयबा और जैश मोहम्मद और एक और ग्रुप था, आजकल नहीं है वो, हुजी, HUJI, हरकतुल जिहाद इस्लामी, ये भी एक काफ़ी एक्टिव था हमारे टाइम पे। इनकी टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर दिया था। और मैं नहीं कह रहा मैंने किया, मेरी यूनिट 36 RR गढ़वाल राइफल, पूरी टीम इतनी ज़बरदस्त थी। हमारे CEO ब्रिगेडियर विनोद रायज़ादा, फिर ब्रिगेडियर KG के ये ब्रिगेडियर बन गए, बट एक नारायण कुरूप, कुछ दिन पहले मैंने उनकी ऑबिचुरी डाली, आप वो वीडियो देखना, छोटी सी, ही वॉज माई कंपनी ऑफिसर। तो एक ऐसी टोली थी ये 36 RR, मैंने भी वहीं जाके सीखा। और फिर जिस तरीके के हमारे जवान रिस्पॉन्ड करें और लीडरशिप का नमूना वहाँ पे, और मतलब मेरा वो टेन्योर मेरी ज़िंदगी का कफन बांध के चलना और अपनी ज़िंदगी तलवार की नोक पे, और ये लगता था कि नाम कमा के जाएंगे या तिरंगे में लिपट के जाएंगे। इतना फितूर, इतना एक देशभक्ति कह लो, या और साथ में लेकिन लोगों के साथ कनेक्ट। मेरा डिफरेंट ये था कि मेरा था भाई लोगों के साथ कनेक्ट, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, क्योंकि यही हमारी खबर देंगे, यही हमें बताएंगे। सही बात है। तो कश्मीरियों के साथ अभी भी बहुत बच्चे मुझे फॉलो करते हैं। ये वाला सेगमेंट आप देखना जरा, वहाँ कोकरनाग से, लारनू से, वायलू से, अनंतनाग से कितने कमेंट करेंगे। और ये तो शायद पैदा भी नहीं हुए थे बच्चे जो आज ये देखेंगे। तो ये हमने इसमें मेरे साथ एक ब्रह्मपाल था, रिटायर हो गया सूबेदार से, प्रमोद कुमार झा था, एक दिनेश था, एक बाखुंडी था, ये लड़के, एक मेरा नर्सिंग असिस्टेंट था द्विवेदी, ये नाम तो मेरे को, एक सूबेदार लाला राम साहब थे, यहीं अलवर के पास, यहीं रहते हैं पास में। ये सब मेरी टीम का हिस्सा थे। और कहीं से हम जुड़े और हमने स्मॉल टीम ऑपरेशंस में जो वहाँ काम किया ना, ये मतलब दोबारा भी ज़िंदगी मिल जाए तो शायद वो काम करना मुश्किल होगा। इट वाज सच अगेन टीम एफर्ट। बट अनप्रेडिक्टेबिलिटी की बात कर रहे थे आप, मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा कि प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट से अनप्रेडिक्टेबिलिटी कैसे किया आपने, अपने आप को ट्रेन कैसे किया कि मैं एक टेररिस्ट की तरह सोच पाऊँ? क्योंकि मैं फ़ौज में अनकन्वेंशनल लीडर था। अच्छा। मैंने अपने अंदर वो एक स्ट्रीक बचा के रखी थी कि मैंने कन्फर्मिस्ट नहीं होना। सुबह शाम सैल्यूट मार दिया, SOP के हिसाब से काम कर दिया, यस सर, गुड बॉय सर, यस सर, यस सर, नो। कहीं प्लस पढ़ना, मैं बहुत इंसर्जेंसीज और इन चीज़ों के बारे में पढ़ता था। अच्छा। बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस पढ़ता था, मिलता था। प्लस जब मैं गया यहाँ पे तो मैं सीनियर तो था सर्विस में, लेकिन जो मेरे से पहले थे वहाँ, जैसे KG के नायर था, नारायण कुरूप था, इन लोगों से मैंने सीखा जबकि मेरे जूनियर थे। यार क्या हुआ उस ऑपरेशन, फिर तुमने क्या किया, सोर्स कैसे बनाए, खबर कैसे मिली, ये कॉर्डन कैसे किया तुमने। फिर जो मेरे जवान थे, ये तो ऑफिसर्स की बात है, जवानों को मैंने कहा यार तुम हो भाई लीडर, तुम बताओगे कैसे करना है। सो दे आर वेरी गुड यार। जवान में और ऑफिसर में क्या फर्क, अगर इंग्लिश हटा दो तो। आई एम टेलिंग यू। तो ये प्रमोद कुमार झा, ब्रह्मपाल, ये बंदे यार मैं बता नहीं सकता, इनके पास इतना माइंड, इनका IQ इतनी हाई लेवल का था। इनको मौका दिया, ये फिर हम बैठ के प्लानिंग करते थे। मैं तो ठीक है भाई, तुम जो कर रहे हो ऐसे ही करेंगे, वहीं जाएंगे, ऐसे इस टाइम पे, अलग ड्रेस में। कोई स्टोरी याद है? एक बताता हूँ जो कभी शायद मैंने कभी शेयर नहीं किया। हाँ। वहाँ क्या है ना, अगर आप ये साउथ कश्मीर का इलाका देखो ना, तो वहाँ वैली फ्लोर है जहाँ नदी, ब्रिंग नदी है, ये नदियाँ चल रही हैं, और फिर गांव अंदर हैं नालों के साइड में, फिर पहाड़ियाँ हैं, दोनों तरफ पहाड़ियाँ, घने दरख्त है, फिर पीर पंजाल रेंज शुरू हो जाती है। तो बहुत दूर से गांव वालों को पता चल जाता है फौज आ रही है। गांव वालों को पता चल जाता है, जो वहाँ छुपे हुए हैं मिलिटेंट, उनको पता चल जाता है। उनको 1-1.5 घंटा पहले, जबकि कोई वायरलेस नहीं था, मोबाइल नहीं था, वायरलेस तो होते थे, वो मोबाइल नहीं था, उनको खबर लग जाती है। और उनको लोकल इन्फॉर्मेंट्स, हाँ नेचुरली, बच्चे हैं, इन्फॉर्मेंट्स हैं, औरतें हैं, बता देते हैं कि भाई फौज आ रही है। और फौज का एक प्रेडिक्टेबल रूटीन है, इतने बजे जाएंगे, इतने बजे आएंगे, एम्बुश करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे। ये वो एक फौज का ब्रेकफास्ट का टाइम है, लंच का टाइम है, तकरीबन आमतौर पर तकरीबन एक स्ट्रक्चर्ड है। तो ये माइंड में आया पहले, यार हमने ना इसको रूटीन को तोड़ना है। अलग टाइम पे रूटीन काम करेंगे, बट ऑपरेशनल काम अलग। तो टीम के साथ हम ट्रेनिंग करते रहे। फिर हम ट्रेनिंग कराई, मैंने बहुत सीख के लोगों से, इन्हीं ऑफिसर से सीखा, जवानों से सीखा, अलग किस्म की ट्रेनिंग, फायरिंग, ये सब करना शुरू किया। तो फिर एक बार हमें खबर मिली कि सर यहाँ है, लेकिन जैसे आप 2 नाले हमें पार करने पड़ते थे। अच्छा। और लास्ट वाला तो क्या था, वहाँ ब्रिज भी नहीं था, लक्कड़ के वो पड़े हुए थे। तो उस पर ऐसे करके चलना पड़ता था। तो बहुत दूर से पता चल जाता है कौन आ रहा है। गाँव वाले देख लेते हैं, हाँ भाई अपना बुजुर्ग आ रहा है वापस काम करके,
तो हमने कहा यार ये है प्रॉब्लम। तो यहाँ तो कहते रहते तो हैं मिलिटेंट, बट छुप जाते हैं, चूहे की तरह घुस जाएंगे बिल में। और जितना मर्जी आप जंगल वो कर लो, आपको बंदा नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। अगर लोकल नहीं बताएगा तो मिलेगा नहीं मिल सकता। उनको पता है कहाँ छुपना है। उनको पता है, इतनी केस बना रखी है, हाइड आउट बना रखे हैं। तो हमने कहा कि भाई कुछ अलग करते हैं। तो प्लान ये बना कि जो सबसे 4-5 फिजिकली फिट लोग थे, हाँ। उनको लेके हम जो है दोपहर के टाइम जाएंगे 1-1:30 बजे, जबकि रेस्ट कर रहे होते हैं, अभी फौज जो गई वापस, लंच का टाइम हो गया या कुछ। और रूट जो लेंगे वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल लेंगे कि 10-20 किलोमीटर और आगे जाके फिर पीछे से कोई पहाड़ी को चढ़ेंगे और इस गांव को ऊपर से आएंगे, नीचे से नहीं जाएंगे। हाँ। टांगों में दम चाहिए, फिर इतने पहाड़ चढ़ना, हाँ। ऊपर पहाड़ी पहुंचना, फिर नीचे आना। हाँ। और ऐसा कोइंसाइड करेंगे कि ये इसको 2-3 घंटे लगेंगे, 3-4 घंटे, और नीचे से फिर एक नॉर्मल यूनिफॉर्म में एक पेट्रोल भेजेंगे जो रूटीन है, जिसकी की खबर लग गई है कि वो आ रहे हैं, हाँ। 10-12 लोग आ रहे हैं। तो ऐसा हमने काफ़ी स्टडी करके प्लान किया कि ऐसा कुछ करते हैं, ट्राई करते हैं क्या होगा। ठीक है, तो जब नीचे वाली पार्टी पहुंचनी, उन्होंने नाला पेट्रोल पार शुरू किया, किया, 2 हाँ। नाले कवर किए, तो पता लग गया अभी आ रहे हैं। तो वो जब शुरू के घरों में गए तो उनको हाव भाव से पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ है। और तब तक जो हमारी ऊपर वाली पार्टी थी वो अलग डायरेक्शन से, जिसका कि पता नहीं है गांव वालों को, किसी को नहीं पता है, वो कोवर्ट में थे। हाँ। वो मिलिटेंट की तरह थे। अच्छा। वो ऊपर से आ रहे थे। हाँ। तो लोगों ने सोचा ये भी अपने हैं, और जो छुपे हुए थे ये भी अपने हैं। ओह। और कमाल की बात क्या है, बहुत ही गहरा नाला था। तो हमारी पार्टी ऊपर से जो है, क्योंकि कभी जीपीएस वगैरह कुछ थे नहीं, वो बाई चांस वो नाले के अंदर थे। और ये जो गांव में थे, जो फौज को देखे ये भी नाले में चले गए, उनको पता नाला सेफ जगह है, वहां पहुंच, बहुत ही डीप नाला था उसके अंदर। हाँ। और वहां आमना सामना हो गया, वाओ। और वहां बड़ बड़ करके फायरिंग होगी। अब जो ऊपर वाली पार्टी है वो कहती है फायरिंग कहाँ से होगी, हाँ। ये फायरिंग कहाँ से होगी। और फायरिंग हो रही है हमारी टोली के मिलिटेंट्स के साथ। और कमाल की बात क्या है, मिलिटेंट जो है यूनिफॉर्म में थे। ओह। मिलिटेंट्स ने फौजी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, पाकिस्तानी आर्मी की। कोई कोई भी भी random, हाँ। पाकिस्तान आर्मी की तो कैसे पहनेंगे, हमारी यूनिफॉर्म मिल जाती है, तब तो और भी आसानी से मिल जाती थी। Correct। ये 20-22 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। और धुआंधार मुठभेड़ चल रही है अच्छा। आपस में, क्यों हमें तो पता हम कौन है, उनको नहीं पता ये कौन है। हाँ। और फिर ये ऊपर वाली पार्टी को कर रेडियो पे थोड़ा सा कांटेक्ट हुआ कि भी ऐसे नाले में, कौन से नाले में कुछ पता नहीं, क्या बताएं कौन सी लोकेशन, अब तो जीपीएस है, क्या क्या कुछ है हमारे पास। और उसमें हमने जो है 2, इनमें से एक कंपनी कमांडर भी था लश्कर का, काफ़ी देर चली मुठभेड़। और हमारी ट्रेनिंग का फ़ायदा कि कम एमिनेशन में निशाना लेके मारना है, हबड़ा दबड़ी में फायर नहीं करना है, प्रोफेशनल तरीके से काम करना है। तो ये हमारी टीम में था। तो बहुत ज़बरदस्त सक्सेस, तकरीबन 3-3:30 बजे दोपहर को जो है हमने 2, जिनमें से एक कंपनी कमांडर था लश्कर का, उनको वहाँ उस नाले के अंदर मार गिराया। अरे वाह। और हमारी फिर दोनों पार्टियां मिली, गांव वाले देख के या जो देख रहे हैरान, भाई ये क्या हो गया है, ये हैं कौन। हाँ। तो ये हमने सस्पेंस रखा हाँ। कि कौन लोग हैं, ये एसओजी के लोग हैं या स्पेशल फोर्सेस हैं, कौन है। तो उसका ये असर हुआ नितिन लॉन्ग रन में, जो मैं चाहता था कि हमने मिलिटेंट्स के माइंड को अटैक किया। जो मारे तो मारे हमने, उनके माइंड को अटैक किया कि भाई किसी पे भरोसा मत रखना, कोई पता नहीं कौन का है। हाँ। कौन गले मिल रहा है और तुम्हें ठोक देगा, सही बात है। कौन इन्फॉर्मर है, कौन अपना आदमी है। थोड़ा डर उनमें भी तो होना चाहिए। इतना डर, हाँ। मैंने वो खौफ उनके रेडियो कम्युनिकेशन में सुना है कि वो एक दूसरे को बता रहे हैं रात को, भाई बच के रहना, किसी के घर में मत जाना, यहाँ ये लोग घूम रहे हैं स्पेशल फोर्सेस वाले, इनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, ये पंजाबी भी बोलते हैं, इनको पहचान नहीं सकते आप, दूर रहो मारे जाओगे। पता एनिमी के माइंड को स्ट्राइक करना। हाँ। जो हम किताबों में पढ़ते थे। किसी टेररिस्ट से बात हुई है? हाँ बिल्कुल, बात भी हुई, गले भी मिले हैं। गले मिले हो? हाँ, उसके बाद ठोका भी है। हाँ। मेरे बंदे बहुत बेस्ट थे, मैं कभी भी अपनी वो नहीं करूँगा, मेरा काम ऐसे बट लीडर गले था। क्यों मिले थे? आमने सामने आगे तो क्या करोगे हाँ। भाई, अगर आमने सामने आ गए, ऊपर नीचे चढ़ रहे हो तो क्या करोगे आप। सो वी हैड वेरी गुड एनकाउंटर्स। हाँ। एंड किसी को लाइव कैप्चर किया है? एंड लाइव भी कैप्चर किया है। और हमारी टीम बहुत ज़बरदस्त। फाइनली माई जॉब एज ए लीडर वॉज टू क्रिएट अ टीम। माई जॉब एज ए लीडर वॉज टू क्रिएट अ टीम ऑफ डेयर डेविल्स, हेड हंटर्स। उनको कहते भी हेड हंटर्स थे मेरी टीम को, कि वो कुछ ऐसा काम करके दिखाएं। एंड ये हुआ कि हर जवान जो मेरी टीम का सेना मेडल लेके निकला वहाँ से। ये भी मेरे था, भाई हम तो गीता में बिलीव करते हैं, अपना कर्म करे जाओ। हम 2 स्टार जनरल रिटायर हो गए, मेरे साथ के जो टीम में थे आज भी याद करते हैं, मैक्सिमम वेंट होम विद अ सेना मेडल। तो हर एक को अवार्ड मिला, हर एक को अप्रिसिएशन मिली। अब जब ये देखेंगे ब्रह्मपाल वगैरह,
पॉडकास्ट लाला राम साहब देखेंगे, दिनेश देखेगा और ये सुनील बाखुंडी वगैरह देखेंगे, तो उनको लगेगा कि हाँ यार सर अभी भी हमें याद करते हैं और हमारा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है. इट्स ऑल, ऑफिसर इज नथिंग विदाउट अ टीम. पर्सनल ग्लोरी लास्ट होनी चाहिए हमेशा. इंटरेस्टिंग. आप जब हम स्टार्ट कर रहे थे ना, तो आपने ना एक्सटर्नल इंटरनल 2 थ्रेट की बात की थी, है ना. एक्सटर्नल की तो हमने काफ़ी बात कर ली. इंटरनल में भी हमने काफ़ी टच बेस किया था, जहाँ पे आपने एजुकेशन की बात की थी और यूथ की बात की थी. अगर मैं इंडिया को आज देखूं और 5-10 साल का विजन बनाऊं कि यार मुझे 10 सालों में इंडिया को एटलीस्ट एक डिफरेंट स्पेस में देखना है. शायद हम जो चाइना कर रहा है हम वहाँ जाना चाहें, शायद जो यूएस कर रहा है वहाँ जाना चाहें. क्या लगता है यूथ के लिए क्या करना चाहिए ताकि इंडिया वहाँ पहुँच जाए जो अभी नहीं है? यूथ के लिए सबसे पहले तो इनको एक कट्टरपंथी से निकालो बाहर. इसमें हमारे पॉलिटिशियंस का, हमारे मीडिया का और मेरी जनरेशन का रोल है. बट मेरी जनरेशन को गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने खा लिया है, तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है. मुझे उम्मीद है तो यंग जो लीडर आएंगे अभी आने वाले दिनों में, उनसे है कि वो एटलीस्ट दे शुड सी कि वो कैसा भारत चाहते हैं. तो एक पार्ट तो वो हमें सोशल हार्मनी बिल्ड करनी है. 140 करोड़ का देश तभी आगे जाएगा जब 140 करोड़ एक ही झंडा, एक ही एंथम, एक ही विजन के साथ आगे चलें कि भाई हमारा देश है, सबका देश है. ये अनेकता में एकता, एम्ब्रेस डाइवर्सिटी. दूसरी चीज़ जो हमने करनी है, ये तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है. दूसरी चीज़ जो हमने करनी है, ये 2 लैंग्वेज है, 3 लैंग्वेज है, हिंदी तमिल, इसको छोड़ो, सबको इंग्लिश पढ़ाओ और साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो. वी आर वेरी पुअर. हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है. हम साइंस में पीछे. अभी भी IITs रिसर्च करिए गौमूत्र और गोबर में. अभी भी एक प्रिंसिपल DU की गोबर लगा रही थी पिछले साल कि कमरा ठंडा हो जाएगा, AC मत लगाओ. देखा. और अभी भी अच्छे अच्छे लोग जो है गोबर और इस पे वो कर रहे हैं. कहीं नहीं जाएंगे हम. लोग हंसते हैं हमारे पे. जब तक हम साइंस में, सेमीकंडक्टर्स में, चिप्स में, क्वांटम टेक्नोलॉजी में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में, बायो इंजीनियरिंग में, स्पेस में काम नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं है. दुनिया बहुत आगे जा रही है. ये AI समिट से कुछ नहीं होने वाला अगर हम स्कूलों में मैथ्स और साइंस. कितनी PhD है मैथ्स के अंदर? नेग्लिजिबल. कितनी PhD है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में? बट हम तो यही बोलते हैं कि जीरो तो इंडिया नहीं दिया है. पता नहीं क्या दिया है, वो पुरानी बातें रह गई. अभी पुराना छोड़ो, आगे सोचो क्या देंगे. इफ वी लूज दिस, जैसे हमने पिछले कुछ साल खराब कर दिए हैं, अगले 10 साल खराब कर दिए तो हमारे सड़कों पे आवारा बच्चे घूमेंगे, ना जॉब के ना कुछ के, झंडा लेके. वो खतरनाक देश होगा फिर. तो वी नीड टू गो बैक टू आवर स्कूल्स. पहले स्कूल पे ध्यान दो, बॉटम्स अप अप्रोच. साइंस पढ़ाओ, मैथ्स पढ़ाओ. जो नहीं पढ़ता तो रील बना ले भाई, तो एक्टिंग सीख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई प्रॉब्लम नहीं. क्रिएटिव बन सकते हैं लोग. बहुत स्कोप है हमारे देश में. तो लैंग्वेज के झगड़े, कास्ट के, आधे तो कह रहे कि मीट नहीं बेचने देंगे, मीट खाने से ये हो जाता है, पता नहीं क्या क्या वाहियात. मतलब मैं देखता हूँ अपने सामने. नॉर्थ ईस्ट वालों के प्रति आप देख लो किस प्रकार का जहर है. कश्मीर के प्रति, उत्तराखंड, देवभूमि में ऐसे ऐसे चीज. कोई लव जिहाद पे लड़ रहा है, कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहता है. ये सब चीज़ों को 10 साल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दो. सिर्फ ध्यान दो एजुकेशन की तरफ. लेट्स इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी ऑन एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन जिससे कि हट्टे कट्टे बने. खाना नहीं है ढंग का, तो अच्छा खाना खिलाओ बच्चों को और अच्छी एजुकेशन दे दो गवर्नमेंट स्कूलों में. और ध्यान दो साइंस और मैथमेटिक्स पे. यहां करेंगे तो 20 साल के बाद आपको 1-आधा% इसमें से कोई निकल जाएगा जो कि जो है साइंस में हम कुछ बना पाएंगे. बट पेशेंस नहीं है ना सर. यार वो बिल्ड करना पड़ेगा ना. मैं तो एक ओवरऑल विजन बता सकता हूँ देश के लिए क्या करना है हमने. तो सोशल हार्मनी अगर बिल्ड करेंगे, अनेकता में एकता, ये हम सबका देश है. और ये जो रिलीजन को लेके जिस प्रकार का आप देख रहे हो, फिर कास्ट को लेके, मतलब ये बहुत भयंकर है. ये आग घर के दरवाजे के तक आती है. इसका डर मुझे ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम ठीक है, हम इतने % को कहते हैं, हम 80-20 करके ठीक है भाई तुम चैंपियन बन लोगे. लेकिन फिर हम बहुत बुरी तरह से फिर जाट, गुज्जर, राजपूत, फिर कायस, फिर ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण, दलित, उनकी कैटेगरी. उसमें आप देखो सोशल मीडिया में कैसा नैरेटिव है. भयंकर है, भयंकर नैरेटिव है. और ये यंग लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है. पूरी पोलिंग इस हिसाब से हो रही है किस मोहल्ले में किस कास्ट के कितने लोग हैं, किस कास्ट को कहाँ, किसको कैसी सीट देनी है. सो आई थिंक वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस, अदरवाइज बहुत मुश्किल होने. बट आप इतने कैंडिड कैसे हो सर? क्यों ना यार, ये देश की ज्वलंत समस्या है. पर बाकी लोग तो नहीं करते इतना ओपनली जैसे आप बात कर रहे हो. बट आपको फील नहीं होता ये समस्या है? बिल्कुल है. आई एग्री. फिर क्यों नहीं बात करेंगे हम? आप में ऐसा क्या डिफरेंट है कि बाकी लोग नहीं करते? क्यों, मतलब आप में करेज कहाँ से आ रहा है? मैं किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करता. मैं हूँ यार. मैंने यहाँ सीखा है, मेरे को इस देश ने बहुत दिया. मैं गांव से एक फौजी का बेटा यहाँ तक पहुँच गया, मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूँ. हम तो शुरू से सरकारी खर्चे पे पढ़े हैं यार. अभी भी मैं अगर उल्टी सीधी बात करूँगा तो लानत है मेरे स्कूल के ऊपर यार, और मेरी अपब्रिंगिंग के ऊपर.
मेरे फादर भी ऐसे ही थे जैसा मैं था, ही वाज ग्रेट मिलिट्री गाय, बट उनको मौका नहीं मिला, सिपाही भर्ती हो गए, वो सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन रिटायर हुए, बट अव्वल दर्जे के थे। उनमें कोई ये, मेरे फादर में कोई ये चीज़ें नहीं थी, ये अंधविश्वास पाखंड वगैरह बिल्कुल जीरो था। मैंने उन्हीं से सीखा। फिर मुझे पढ़ने का शौक हो गया। मैंने नितिन जब स्कूल में था, जब मैंने प्रेमचंद को पढ़ा, मैंने बंकिम चंद्र चैटर्जी को पढ़ा, टैगोर को पढ़ा, नानक को पढ़ा, बुले शाह को पढ़ा, मंटो को पढ़ा, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ा, साहिर लुधियानवी को पढ़ा, किस किस को पढ़ा यार मैं मुझे अपनी पूरी जो बैगेज था ना, मुझे लगा फालतू की बोरियां ढो रहे हैं हम, कास्ट की, रिलीजन की, एथनिसिटी की। और तब मैंने देखा कि किस प्रकार से, और जब विदेश गए तो वहाँ और एनलाइटनमेंट। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देख के आया हूँ, 1 महीना करीब घूम के आया हूँ, यूएस जा रहा हूँ। क्या इंटरेस्ट लगा ऑस्ट्रेलिया वहाँ न्यूजीलैंड में? बड़ी अडेप्टिव सोसाइटीज़ हैं, वहाँ ये डिवीजन है ही नहीं, कोई फिलिपिनो रह रहा है साथ में इंडियन रह रहा है, वहाँ उसका पाकिस्तान रह रहा है, कोई बांग्लादेशी रह रहा है, कोई इराक का रह रहा है, सब लोग वहाँ ये प्रॉब्लम ही नहीं है। उनकी सोसाइटी, काम की वैल्यू है, काम की वैल्यू, आप काम अच्छा करोगे तो बल्ले बल्ले। तो बहुत ही एक फ्लैटर किस्म की, और सब में वही सिविक सेंस है, कोई प्राइड नहीं है, कोई नहीं लिखता आई एम कैथोलिक क्रिश्चियन, आई एम फलाना क्रिश्चियन, आई एम दिस, कोई नहीं गाड़ियों पे लिखता। कास्ट की क्या प्राइड? प्राइड अपने काम की होनी चाहिए। लिखो मैं पीएचडी हूँ, गाड़ी पे लिखा देखा किसी ने पीएचडी? मैं लगाता हूँ अपनी, मैं पीएचडी हूँ भाई, न्यूक्लियर डॉक्टर, न्यूक्लियर साइंस पढ़ी मैंने। वो है प्राइड की बात, कि मैं जाट हूँ, ये प्राइड की बात है। मैं इंडियन हूँ, यस, बट आई डोंट हैव टू पुट इट, वो मेरी शक्ल पे लिखा मैं इंडियन हूँ। तो ये हमें ना कास्ट और एथनिसिटी की डिवाइड से हटा के दोबारा से बच्चों को वही पार्ट जो 70-80 के दशक में थे, वो सीरियल दोबारा चलाने पड़ेंगे, अनेकता में एकता की बात। तो यहाँ है, मुझे लगता है जो चैलेंज है। बट क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स इज अ बिगर थ्रेट टू इंडिया? पॉलिटिकल बहुत डिस्कोर्स बहुत ख़राब हो गया, और अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूशंस भी मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, है ना। हमारे इंस्टीट्यूशंस भी कहीं ना कहीं जो रोल उनको अदा करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे हमारी इलेक्शन कमीशन हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे एनसीईआरटी हो, या और इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पे हमें गर्व होना चाहिए कि वो स्तंभ की तरह खड़े रहेंगे। डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशंस पे चलती है ना, और एक इंस्टीट्यूशन या एक यूनिवर्सिटी को बनाने में 200 साल लगते हैं, 100 साल लगते हैं, करेक्ट, है ना। तो वी नीड गुड पीपल एट ऑल लेवल्स, वी नीड गुड पीपल इन सिविल सर्विसेज, वी नीड गुड पीपल इन द आर्मी, वी नीड गुड पॉलिटिशियंस टू कम। सब तरह के लोग चाहिए हमारे को, क्योंकि फाइनली इतने बड़े और आगे क्लाइमेट चेंज के जो इशू आने वाले हैं, क्या करेगी कास्ट और क्रीड और आपका रिलीजन, जब पहाड़ छोड़ेंगे नहीं आपको। हाँ क्लाइमेट की जो मार पड़ने वाली है ना, मैं क्योंकि मैं सीईओ हूँ सेव द हिमालयाज फाउंडेशन, हाँ राइट, तो जो, और उसमें हम अगर हम लीडरशिप रोल में नहीं रहेंगे तो पूरा साउथ एशिया उसी पे डिपेंड करता है, हिमालयाज पे। और हमें देख लिया उत्तराखंड में क्या हालत हुई है, हिमाचल में क्या हालत हुई है, और अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में क्या हालत हुई है। अभी भी हम जाग नहीं रहे हैं, अभी भी कोई अवेयरनेस नहीं है एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट तो किसी भी को नहीं छोड़ेगा ना, वो थोड़ी पूछ के रास्ता बनाएगा, वो थोड़ी पूछ के, वो थोड़ी देखेगा यार ये मुसलमान की बस्ती है, इसको तो भादो, और ये संस्कार की बस्ती है, इसके ऊपर से वो कर दो, नहीं ना। वो तो सबको एक ही तरह। हमारी नदियों की हाल देख लो, हमारी हवा कैसी है, हमारा पानी कैसा है। अभी विदेशी भी कहने लगे हमें, गीता गोपीनाथन ने कहा ना, IMF सी, मैंने बनाई थी उसमें कि सबसे पहले एयर पोल्यूशन ठीक कर लो, और यही मैंने कहा, 2 ही खतरे हैं देश को, एयर पोल्यूशन और सोशल हार्मनी। ये 2 चीज ठीक करके देश ठीक हो जाएगा। बाकी लोग कर्मठ हैं, करेंगे अपने आप। हर चीज में सरकार की जरूरत नहीं है हमारे को। जो भी सरकार होगी, इंडिया विल ग्रो एट 6.5%, ये मेरी गारंटी। आप कोई भी हो, कोई भी हो, आपको बना दे तो भी 6.5% का ग्रोथ होगा बल्कि ज्यादा होगा, क्योंकि तुम तो IT वाले हो, ठीक है। मैं आपसे पॉलिटिक्स की बात इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अभी रिसेंटली जनधन नरावने की कंट्रोवर्सी हुई, है ना, और उनका ऐसा कहना था कि शायद उनके ऊपर बहुत प्रेशर था कुछ एक्शंस लेने का, जो शायद वो नहीं ले पाए या समथिंग लाइक दैट। तो उसके बारे में इसलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं, जनरल नरावने बहुत रेस्पेक्टेड चीफ हैं। उनका कैरियर जो आर्मी का है, बहुत ही हाई इंटीग्रिटी, पर्सनल इंटीग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म से मतलब जो है नोन है, ठीक है। मैंने कभी उनके साथ नौकरी नहीं करी, ये डिस्क्लेमर दे दूं, ना मैं उनके स्टाफ में था, मिला हूं बहुत बार, बट मैंने कभी भी उनके साथ एक ऑफिस में काम नहीं किया। आई हैव नेवर वर्कड अंडर हिम, बट वट एवर आई हैव सीन, और जो बुक के जब एक्सेप्ट्स आए 3 साल पहले, करीब 2-3 साल पहले, तो उसमें 2 ही मुद्दे थे जो मेरे को वो हुए। पहले तो अग्निपथ, ये स्कीम क्यों आई, इन्होंने आने नहीं दी थी, और उन्होंने कहा इट वाज बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, और उन्होंने शायद ये लिखा उसमें कि भाई नेवी और एयरफोर्स ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, तुम तो टेक्निकल आर्म हो, तुमने क्यों हाँ भरी स्कीम की, राइट। सो एक तो वी नीड टू नो उनके माइंड में क्या है इस चीज़ को लेके, क्या दबाव था, किसने
किसने, कौन है इस स्कीम का करता धरता, सूत्रधार कौन है। दूसरा था जो गलवान में हुआ, जब चाइना के टैंक्स एडवांस करने शुरू हो गए थे और बिल्कुल लग रहा था कि लड़ाई हो सकती रात को, उस टाइम पे जब वो फ़ोन कर रहे थे रक्षा मंत्री को, पूछ रहे थे, तो NSA हैं, रक्षा मंत्री हैं, CDS तो चले गए, जनरल रावत वो थे उस टाइम पे, तो उनको क्या डायरेक्शंस थे, पहले क्या डायरेक्शन थे, उस दिन वो क्या डायरेक्शन की वेट कर रहे थे। तो भाई कल तक वो हमारे आर्मी चीफ थे, वी ट्रस्टेड हिम विद एवरीथिंग दिस नेशन हैज़, और आज हम उनकी किताब नहीं पब्लिश करना चाहते। ये मुझे थोड़ा सा दिलेरी होनी चाहिए, बड़ा दिल होना चाहिए सरकार में, और आज जो भी है क्या है, लेटस थोड़ी बहुत डिबेट हो जाएगी, आगे चलते रहेंगे। ये देश में इन चीज़ों से कोई ना देश कमज़ोर होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अब वो किताब बुरी तरीके से फंस गई, तो मुझे थोड़ा सा लगता भी एक आर्मी चीफ को इस प्रकार से अब उन्होंने लिख दिया, सही लिखा गलत लिखा वो उनका मन जानता है, ठीक है। बट अभी आने वाले दिनों में और जो लोग किताब लिखना चाहते हैं या बताना चाहते हैं वो लिख नहीं पाएंगे, और जब तक आप लिखोगे नहीं और डिस्कस और डिबेट नहीं होगा, नितिन हम कभी सुधरेंगे नहीं। हाउ विल वी लर्न लेसन? सब कुछ चंगा, एवरीथिंग इज गुड, वी आर ब्रेव, वी आर ग्रेट, कोई गलती हो ही नहीं सकती हमसे, तो हो ही नहीं सकती। ये क्यों है ये इमेज? वी आर ऑल ह्यूमंस। आज हम पंडित नेहरू को हर रोज लोग गालियां देते हैं, ही वॉज ह्यूमन। गांधी जी को नहीं छोड़ते, जो इतनी बड़ी कुर्बानियां दे के चले गए, लोग उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। बट आज हम थोड़ा सा भी दूसरा पर्सपेक्टिव, तो इस पे अगर हेल्दी डिबेट होती अग्निपथ पे और चाइना पे, तो एक अच्छी चीज़ है और करनी चाहिए हमारे को। मेरा मुद्दा उससे है, और जनरल नरवणे के बारे में मैंने बता ही दिया, हाईली रेस्पेक्टेड, सो आई हैव सो आई थॉट बुक को रिलीज कर देते तो अच्छा रहता। थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर, बहुत ऑनर है मेरा आपके सामने बैठ के सर। थैंक यू नितिन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए। अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए, एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे। पहला, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इम्पॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे। दूसरा, मुझे प्लीज़ कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा, एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज़ एक इंसान के साथ तो आपको ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल।